एमजे रिवर सोसाइटी वेलकम बैक गाइस। आज मुझे थोड़ा सा काम था इसलिए वीडियो थोड़ी सी छोटी है, लेकिन इस वीडियो से मुझे एक चीज़ क्लियर होने वाली है कि आप लोग मतलब चाहते क्या हो। कुछ लोग मुझे ये कह रहे हैं कि यार जैसे कल तूने वीडियो डाली थी कि फास्ट फॉरवर्ड तरीके से जैसे तूने एक्सप्लेन कराया है। मैंने देखो उस सब में ना जो भी कन्वर्सेशन है या कोई स्ट्रेटेजी है या कोई भी बातचीत है, कुछ भी चल रहा है ना, तो उसे मैंने सही से एक्सप्लेन कर दिया जिससे कोई दिक्कत ना हो। और कोई बैटल आती है या कोई मतलब अनवांटेड सीन आता है या कोई ऐसी चीज़ आती है, तो मैं उसे ना फास्ट फॉरवर्ड तरीके से या तो छोटी-मोटी लाइनें स्किप कर देता हूँ। जिससे वीडियो मतलब ऐसी रहे कि लोगों को सुनने में भी सही लगे और ज़्यादा बोरिंग ना लगे। तो ये जो चीज़ है किसी को पसंद आती है, लेकिन कोई-कोई ऐसा भी कह रहा है कि नहीं, आप जैसे ओरिजिनल करते हो कि मतलब ओरिजिनल तरीका होता है उसी तरीके से करो, चाहे वीडियो की लेंथ 2 घंटे 2.5 घंटे की ही क्यों ना हो, कोई दिक्कत नहीं है उससे। तो मुझे एक चीज़ क्लियर करके बता दो, जैसे तुमने कल वीडियो देखी थी वैसे चाहते हो 10 चैप्टर 1.5 घंटे की वीडियो रेडी, या जैसे मैं अभी करने वाला हूँ फुल एक्सप्लेनेशन करूँगा और मुझे ये दोनों तरीके सुन के बताना कि कौन-सा बेस्ट है। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं अपना एपिसोड 65। लेट्स स्टार्ट। आपने लास्ट वीडियो में तो देख ही लिया होगा सीन क्या चल रहा था। तो भाई अब उसके आगे का सीन देखते हैं। उसने अपने चेंग जियू को तो भाई बलि चढ़ा दी, बहुत कुछ कांड कर दिए, वो तो देखा ही होगा। तो स्टार्ट करते हैं अपना एपिसोड 65। लेट्स स्टार्ट। फेंगयुआन को इंपीरियल कोर्ट वेस्टलैंड आए हुए काफ़ी टाइम हो गया था। 88 रियांग बिल्डिंग में वो बार-बार घुसा भी था, लेकिन उसका असली मकसद ओरिजिनल इंटेंशन कभी नहीं भूला था। यानी वो हमेशा घुसता, लेकिन उसका असली मकसद तो हमें पता ही है। वो 10 एज टोकन बनाना चाहता था, हाई लाओलन की बैटल, वो सब आपको पता ही होगा। उसका मेन गोल था डांगहुन माउंटेन को बचाना, और उसके लिए उसे चाहिए था लैंडस्केप एज़ बिफोर गु, जो कि किसके पास है? अपने भाई ताइबा युनशेंग के पास है। इस गु को पाना एक ईज़ी काम नहीं था, काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस थे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि ये गु ऑलरेडी एक इंसान के पास था, और वो इंसान था ताइबाई युनशेंग। जब से ताइबाई शेंग ने हाई ट्राइब की आर्मी जॉइन की थी, फेंगयुआन तब से उस पर अपना ध्यान बनाए रखा था। कुछ महीने पहले फेंगयुआन को एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिली थी। जब हाई लाओलान ने वन एज ओनर टोकन जीता था, उसे हर राउंड के रिवॉर्ड्स को एक्सप्लोर करने का एक्सेस मिल गया था। तब ताई बाई युनशेंग उसके पास गया था और लाइफ स्पैन गो के बारे में पूछा था, लेकिन उस वक्त तक 88 रुयांग बिल्डिंग में लाइफ स्पैन गो एग्जिस्ट नहीं करता था। उस वक्त तक बाद में जब 55th फ्लोर का मतलब फॉर्मेशन हुआ यानी बना, तो हाई लाओला ने ताई बाई युनशेंग को बताया कि उसमें ना 15 साल का लाइफ स्पैन गु है, यानी 15 साल ज़िंदगी बढ़ जाएगी, चाहिए तो ले जाके। जैसे ही 55th फ्लोर अच्छे से बन गया, एकदम रेडी हो गया, हाई लाओला ने लाइफ स्पैन गु को एग्ज़ैक्ट लोकेशन फाइंड कर लिया। वो रिवॉर्ड था 85th राउंड का, और यही से ताई बाई युनशेंग ने पूरा फ़ोकस लगा दिया 55th फ्लोर पर। उसने काफ़ी सारे गो मास्टर को इकट्ठा किया, एक बड़ा-सा ग्रुप बनाया और ज़बरदस्ती राउंड को तोड़ने का प्लान बना दिया। अपनी पावर, रेपुटेशन और बड़े रिवॉर्ड्स के फ़ोर्स पे, प्लस हाई लेवल और दूसरे एक्सपर्ट से बार-बार हेल्प माँगकर वो काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ने लगा। मेहनत रंग लाई। ताई बाई युनशेंग ने अपनी पूरी वेल्थ खर्च कर दी और फाइनली 85th राउंड तक पहुँच गया। लेकिन फेंगयुआन ये बिल्कुल नहीं चाहता था कि ताई बाई युनशेंग अपना गोल अचीव करे। ताई बाई युनशेंग ऑलरेडी ओल्ड हो चुका था, उसके पास ज़्यादा लाइफ स्पैन नहीं बचा था। तो ऑब्वियस सी बात थी कि लाइफ स्पैन गु से भाई उसकी लाइफ बच जाएगी, ज़्यादा लंबी चलेगी, इसलिए वो चाहता ही होगा। लेकिन अगर वो सच में लाइफ स्पैन गु ले लेता, तो वो इमॉर्टल बनने का रिस्क नहीं उठाता, और जब मतलब इमॉर्टल बनने का रिस्क ही नहीं लेता, तो हेवन एंड अर्थ का इंस्पिरेशन नहीं होता, और बिना उसके लैंडस्केप एज़ बिफोर गु कभी मिलता ही नहीं और कभी आता ही नहीं, यानी कभी पैदा ही नहीं होता। क्योंकि हम जानते हैं कि जब वो दोनों गु अपने मिला देगा ना, माउंटेन एज़ बिफोर और रिवर एज़ बिफोर मिक्स करेगा, तब जाके एक इमॉर्टल गु बनेगा आगे। अभी तो वो नामो-निशान नहीं है उस गु का। अभी कुछ नहीं है, अभी दाव मार्क्स चेंज होंगे, फिर उसके अंदर से ऐसे आएगा, तब जाके कुछ होगा ना, अभी नहीं है। इसलिए वो कह रहा है कि भाई लाइफ स्पैन को दिक्कत देगा। और अगर लैंड एज़ बिफोर वो बनता, तो फेंगयुआन डांगहुन माउंटेन को कैसे सेव करता? सिंपल सी बात है, बिल्कुल, जो ऑलरेडी ऑलमोस्ट खत्म होने के एज पर था। खासकर पिछले कुछ दिनों में फेंगयुआन को और भी इन्फॉर्मेशन मिली थी। ताई बाइंशेंग ने काफ़ी बार राउंड क्लियर करने की कोशिश की थी, और उसके पास एक सॉलिड होप था। उसने हाई लाओलान से लोन लिया था और उसकी कंडीशन भी मान ली थी, हाई ट्राइब का एक्सटर्नल एल्डर बनने की, कि मैं एल्डर बन जाऊँगा, बदले में यार बस ये दिलवा दे। अब ताई बाइंशेंग हाई ट्राइब के रिसोर्स यूज़ करके एक्सपर्ट गो मास्टर को हायर कर रहा था। एक पावरफुल ग्रुप बनाकर वो फाइनल राउंड तोड़ने के लिए चार्ज कर रहा था। अपनी पास्ट लाइफ की यादें में, मतलब यादों में, जो फैंगमैन बता रहा है कि जो पिछली बार की जो यादें थी ना, ताई बाइंशेंग ने ना
इमॉर्टल बनने का रिस्क लिया था। लेकिन इस बार फेंग युआन को वो कोई चांस नहीं दिख रहा है, मतलब वो चाह रहा है कि यार यहाँ पे वो चांस अगर इसे मिल गया ना, वो दिख नहीं रहा है अभी तक, और वो यही चाहता है कि अभी ना मिले इसको चांस। क्योंकि देखो, अगर कोई चांस नहीं लेना चाहता है, अगर मिल गया ना उसे चांस, तो फिर वो इमॉर्टल बन जाएगा, दिक्कत वाली बात भी है। उसने डिसाइड किया कि खुद ही वो इंटरफेयर कर देगा। टाइम किसी का वेट तो करता नहीं है। फेंग युआन ओरिजिनली मो याओ की विल को हटाना चाहता था। पहले इंटरनल प्रॉब्लम सॉल्व करता, फिर बाहर के मैटर्स पे फोकस करता, लेकिन उस साइड की कोई प्रोग्रेस हुई नहीं। यानी ये जो मेंटल वाली दिक्कत है वो तो ठीक ही नहीं हुई है मो याओ की। तो अब उसने डायरेक्टली अपना ओनर टोकन यूज़ करके 55th फ्लोर में सीक्रेटली एंटर कर लिया। ताई बाइंशेंग ऑलरेडी इस फ्लोर का लेआउट अच्छे से समझ चुका था। यहाँ एक मैजेस्टिक और बड़ा-सा ब्लड रिवर फ्लो कर रहा था, और उसके डीप में एक लेजेंडरी ब्लड पैलेस खड़ा था। ब्लड पैलेस के अंदर 3 ग्रेट हॉल्स थे। 69th साइड वॉल, हर हॉल के अंदर काफ़ी सारे ब्लड पाथ गूवर्म्स थे, और ब्लड बीस्ट गार्ड्स भी थे। ब्लड पाथ गूवर्म काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन अगर एक-एक करके मारा जाए तो एक टाइम के बाद सब कुछ क्लीन तो हो ही जाएगा। रियल प्रॉब्लम पता है क्या थी? ब्लड बीस्ट। उन्हें मारने के बाद भी वो ब्लड एब्ज़ॉर्ब करके फिर से ज़िंदा हो जाते थे। बेसिकली उन्हें मारा जा सकता था, लेकिन भाई परमानेंटली तो नहीं मार पाएँगे ना, ये दिक्कत है। ताई बाइंशेंग को पहले से, मतलब ये सब चीज़ें उसने थोड़ी बहुत सोची थी। सभी अटेम्प्ट से ब्लड बीस्ट के चक्कर में उसने बहुत बार फेल भी कर दिए थे। लेकिन लास्ट टाइम में उसने एक अनएक्सपेक्टेड डिस्कवरी करी थी। अगर वो लोग कंटिन्यूअसली हॉल के अंदर घुसते रहें, मेन बीम पर एकदम लटका हुआ कमांड टोकन ले लें, वहाँ पे एक मेन बीम होगी, ऐसा मान लो कि आगे जाके एक स्टेज आएगा, जीनिय मतलब स्टेज चढ़ेंगे। स्टेज चढ़ने के बाद ऊपर जो स्टेज आएगा उसके ऊपर एक मस्त गोला रखा होगा, गोले के अंदर से एक लाइट बीम जा रही होगी, और उस बीम के अंदर एक टोकन होगा, एकदम भाई फ्लोट कर रहा होगा, एकदम डिवाइन फीलिंग दे रहा होगा। वो जो चीज़ है ना, अगर वो उस चीज़ को ले लेना भाई, तो सब कुछ सही हो सकता है। इस डिस्कवरी ने ताई बाइंशेंग को फुल कॉन्फिडेंस में ला दिया था कि हाँ यार, राउंड क्लियर हो सकता है। वो ऑलरेडी टोटली एकदम ब्रोक हो चुका था। बिना सोचे-समझे उसने अपने आप को, हाई ट्राइब को बेच भी दिया था। पैसा एकदम उठाया, टीम रेडी करी, बस इस लाइफ स्पैन गो के चक्कर में। जब फेंग युआन सीक्रेटली इस फ्लोर में एंटर हुआ, तब ताई बाइंशेंग का ग्रुप ऑलरेडी 33 साइड वॉल्स क्लियर कर चुका था, और अब एक टावरिंग मेन हॉल के सामने फाइट कर रहे थे। फेंग युआन ने अपना 6 एज ओनर टोकन निकाला। एक सोच के साथ ही उसने इस फ्लोर का फुल कंट्रोल ले लिया। 6 एज टोकन से वो मैक्सिमम 6 फ्लोर कंट्रोल कर सकता था। पहले वो ऑलरेडी 7th फ्लोर कंट्रोल कर चुका था। अब सेकंड बार इस 55th फ्लोर को कंट्रोल कर रहा था। हाई लाओलान के पास 1 एज टोकन था, जिससे वो सिर्फ 5th फ्लोर को कंट्रोल कर सकता था। 1 सेकंड में ही फेंग युआन ने वहाँ से गायब हो गया और सीधा मेन बीम पे अपीयर हो गया। यानी जहाँ पे वो चीज़, जहाँ पे जाना था बंदों को, लेकिन वो जा नहीं पा रहे थे, वहीं पे फेंग युआन पहुँच चुका था। वो कैज़ुअली बीम पे बैठ गया, जहाँ से वो थोड़ा दूर, वो जो क्रूशियल कमांड टोकन लटक रहा था, बस थोड़ा-सा दूर था। थोड़ा फ़ोकस करते ही ताई बाइंशेंग और उसकी टीम की बैटल का पूरा सीन उसके माइंड में आ गया। जैसे-जैसे वो लोग मेन हॉल के अंदर घुस रहे थे, ब्लड बीस्ट की क्वांटिटी और भी ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। बैटल सुपर इंटेंस हो रही थी। अब उनकी टीम में 50, मतलब 50 से भी ज़्यादा, मतलब ज़्यादा क्या, कम ही होंगे यार, ये पे आए तो ज़्यादा लोग थे, अब तो कम बचे हैं, 50 से भी कम लोग बचे। पूरे रास्ते में वो लोग फाइट करते आए थे, उसके साथ-साथ उनका जो ये ग्रुप-व्रुप भी, जो भी मान लो, ये सब छोटा होता गया था। भाई लाशें बिछ चुकी थी। 2 बड़े रैंक 5 गू मास्टर ज़ू ज़ाई और गुआ यांग टीम के फ्रंट वनगार्ड थे। एक के बाद एक फाइट में लीड ले रहे थे। ताई बाइंशेंग, जो इस जनरेशन का नंबर 1 हीलिंग गू मास्टर था, नॉर्थर्न प्लेन्स में, वो फॉर्मेशन के सेंटर में था प्रोटेक्शन के साथ। वो बार-बार मैन एज़ बिफोर गू का यूज़ कर रहा था, लाइट बीम कॉर्प्स पे पड़ रही थी, और गू मास्टर दोबारा मर रहे हैं लेकिन ज़िंदा भी हो जा रहे थे। या फिर जो जिंदा मेंबर है ना, तो उन जिनके ऊपर लाइट पड़ रही है, अगर वो मर चुके तो ज़िंदा हो जाएँगे, और जिनके ऊपर लाइट पड़ रही है, मरे नहीं है, तो वो हील हो जाएँगे। सिंपल सी बात है। उनका प्राइमल एसेस एकदम से फुल इंस्टेंट चार्ज हो जाता था। ऐसा लगता था कि भाई अभी तो खत्म हुआ था, एकदम से फुल हो गया। लेकिन ताई बाइंशेंग, जो एक रैंक 5 पीक स्टेज का गू मास्टर था, उसकी कंडीशन भी काफ़ी बेहाल थी। गू मास्टर बार-बार गिर रहे थे, ताई बाइंशेंग पूरी ताकत लगा रहा था, लेकिन सच कहें तो वो सबका बचा नहीं पा रहा था। जैसा हम जानते हैं भाई, पहले ग्रुप बड़ा था, लेकिन धीरे-धीरे छोटा हो रहा था। भले इतना हीलिंग गू मास्टर है, लेकिन देख रहे हो फिर भी ग्रुप छोटा हो रहा है। कितनी दम लगा है, लेकिन फिर भी ग्रुप छोटा होता जा रहा था। ग्रेट हॉल के आस-पास के हर मतलब कॉर्नर से लेके रूम के हर जगह पर ना ब्लड ही ब्लड, एकदम बीस्ट-वीस्ट सब भरे हुए थे। इतना ज़्यादा कि वो ग्रुप का रास्ता पूरी तरह से ब्लॉक कर रहे थे। जितने करीब वो लोग कमांड टोकन के पहुँच रहे थे, उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ब्लड बीस्ट सामने आ रहे थे, और ये ब्लड बीस्ट एब्ज़ॉर्ब कर रहे थे आस-पास के ब्लड को, और
अल्ट्रा फास्ट तरीके से खुद भी मतलब रिकवर भी हो रहे थे, रिजर्व भी हो रहे थे। जब तक ताई बायोशेंग उसका ग्रुप इस जगह तक पहुंचा, तब तक जो ब्लड बीस्ट वो रास्ते में मार चुके थे वो फिर से जिंदा हो गए। यानी समझ रहे हो, पीछे से भी आ रहे हैं, आगे से भी आ रहे हैं, जिंदा हो जा रहे हैं, क्या बोले, एकदम दिक्कत हो चुकी थी। सीन काफी ज्यादा डेंजरस बन चुका था। फेंगवान सोचता हुआ कहता, अब समझ आया कि पिछली लाइफ में ताई बायोशेंग ने इमॉर्टल बनने का रिस्क क्यों लिया था। ये राउंड वैसे भी काफी टफ है, जब तक कोई ब्लड पाथ मास्टर साथ ना हो तो भाई यहाँ पे काम करना तो बहुत मुश्किल है। यानी अब उसे समझ रहा था कि पिछली बार भाई वो आया था यहाँ पे लाइफ स्पैन गो लेने, लेकिन वहाँ पे वो इमॉर्टल क्यों बनने का रिस्क ले लिया। क्योंकि देखो, इमॉर्टल बनने का अगर रिस्क लोगे तो दो ही चीज़ें होंगी, या तो तुम मरोगे या तो तुम बन जाओगे। और बंदे ज़्यादातर टाइम पे यही चूज़ करते हैं कि ना ही करें सब। इससे अच्छा है कि लाइफ स्पैन गो ले लो, अपनी लाइफ बढ़ा लो। क्या करेंगे, इमॉर्टल बन के ज़िंदगी बढ़ाने की कोशिश करेंगे, बट अच्छी बात है बढ़ जाएगी, लेकिन पहले बन तो पाएँ, बनना ही बहुत मुश्किल होता है। पिछली लाइफ में शायद यही सीन हुआ होगा ताई बायुनशेंग के साथ, वो मतलब पहले की तरह आया होगा इसी राउंड में, दोबारा वो मेहनत कर रहा होगा लेकिन नहीं हो रहा होगा। और जब एंड टाइम आया, एकदम मरने का वक़्त आया, तो उसने बोला मरना ही है तो चलो देख लेते हैं ट्राई करके। और फिर उसने इमॉर्टल बनने की कोशिश करी और वो बन गया होगा इमॉर्टल। तभी फेंगमैन कह रहा था कि भाई इस बार मेरे को शायद इमॉर्टल नहीं बनने देना है उसे। देखते हैं क्या होता है, वो बनेगा या नहीं। फेंगवन अब इस फ्लोर को कंप्लीट कंट्रोल ले चुका था, इसलिए ताई बाइंशेंग हर उसके मूव को ना अच्छे तरीके से देख पा रहा था। फेंगवन अपना कि हर जो मूव वो खेल रहा है, क्या-क्या कर रहा है, अच्छे से एकदम ऐसा पढ़ रहा था कि जैसे हाथ की लकीरें पढ़ रहा हो। ब्लड पाथ गू मास्टर के लिए तो ये राउंड एक पैराडाइज़ जैसा था। इतने सारे ब्लड पाथ वाइल्ड गू कैप्चर करने को और इतने सारे ब्लड बीस्ट खाने को। ब्लड पाथ कल्टीवेशन रॉकेट की स्पीड से ग्रो करता। लेकिन दिक्कत ये थी कि ब्लड पाथ रिवील करना सिंपल नहीं था। ब्लड सी इंसेक्टर की वजह से अगर कोई ब्लड पाथ का गो मास्टर दिख गया तो राइटियस पाथ वाले से तुरंत तुरंत इंस्टेंट उसका बन जाएगा। भाई क्या बोले खतरनाक काम ही खत्म कर देंगे भाई इसका। और ब्लड पाथ गू मास्टर अपनी बैटल स्ट्रेंथ सुपर फास्ट बूस्ट कर सकते हैं, इसलिए इवन डेमोनिक गू मास्टर भी उनसे डरते हैं। ज़्यादा केसेस में तो ब्लड पाथ गू मास्टर डिस्कवर होने पे राइटियस पाथ को एकदम हर्ट करता ही करता है, लेकिन साथ ही डेमोनिक पाथ वालों को भी लपेट देते हैं। हाई ट्राइब की आर्मी में तो एक भी ब्लड पाथ का गू मास्टर ओपनली नहीं था। अगर कोई होता भी तो वो इतना डीपली हिडन होता कि ताई बायोशेंग के लिए हेल्प मांगने का कोई रास्ता ही नहीं होता कि वो यहाँ पे ला पाए उस बंदे को। फेंगयुआन ने एक मोमेंट के लिए एनालाइज किया और क्लियरली समझ गया कि ताई बायोशेंग के सक्सेस होने का चांस ऑलमोस्ट जीरो है। उसके दिल की टेंशन तुरंत आधी से ज़्यादा खत्म हो गई थी। फेंगयुआन बीम पर आराम से लेट गया था और एक जो रेंजो की किताब थी वो निकाली थी। टाइम पास करता रहा और ताई बायोशेंग के प्रोग्रेस पर एकदम नज़र रखता रहा। 88 रैंक बिल्डिंग के राउंड्स में मरना भी पॉसिबल था। फेंगयुआन का मेन टारगेट था लैंड स्केप एज बिफोर गो, इसलिए वो नहीं चाहता था कि ताई बायोशेंग अभी मरे। ताई बायोशेंग चीखता हुआ कहता है, मारो मारो, मार दो इनको, वरना हमें जीतना ही होगा, वरना हम सब मर जाएंगे। उसके चेहरे के एकदम जो ब्लड थे, वो जो होते हैं ना वेन्स, नसें-वसें एकदम मुँह पे आ जाती है, ऐसा लगता है बहुत दिहाड़ी मज़दूरी कर रहा है कोई, वैसे ही टाइप का आ चुकी थी भाई। चिल्लाया जा रहा था, एकदम गला-वला फाड़े जा रहा था, एकदम ब्रिटिश जैसा बंदा हो गया था, जो चिल्लाते हैं तो गले से नसें निकलने लग जाती हैं। वेव्स ऑफ ब्लड बीस्ट एकदम गरज रहे थे, चिल्ला रहे थे और हर ब्लड कलर की जो सुनामी थी ना, हर तरफ से आ रही थी, हर तरफ से। एकदम मर रहे हैं, जिंदा हो रहे हैं, मर रहे हैं, जिंदा हो रहे हैं, ये भी मर रहे हैं, जिंदा हो रहे हैं, सामने बीस्ट भी वही कर रहे हैं। लेकिन बा बा बस बात इतनी है कि भाई यहाँ पे जो बीस्ट हैं, वो संख्या भी उनकी ज़्यादा है और ऊपर से ब्लड भी बहुत सारा है, तो उनको कोई दिक्कत नहीं हो रही है, वो नहीं थक रहे। अपने बंदे थक जा रहे थे, इसलिए यहाँ पे दिक्कत थी। ग्रेट हॉल के अंदर काफ़ी शांति थी। फेंगयुआन आराम से पेजेस को फ्लिप कर रहा था और अपने पोस्चर को एडजस्ट कर रहा था ताकि थोड़ा-सा कंफर्टेबल हो सके। तभी एक गुर्र आवाज़ आती है। एक ब्लड बीस्ट जिसका सर टाइगर जैसा था और बॉडी एक हॉर्स की तरह, वो पागल हो गया और गू मास्टर के ग्रुप के अंदर ही एकदम रैम्पेज कर रहा था। 2 गू मास्टर उसके अटैक के सामने आया, वो तुरंत मर गए और दूसरा एकदम हेवी इंजर्ड हो गया। ताई बायोशेंग चीखता हुआ कहता है, मैन एज़ बिफोर गू। उसने हाथ हिलाया और एक व्हाइट लाइट निकलकर सीधा इंजर्ड गू मास्टर पर शाइन किया। वो गू मास्टर इंस्टेंटली अपनी पहले वाली इंजर्ड से स्टेट में आ गया, यानी जब कोई दिक्कत नहीं थी उसको। ब्लड बीस्ट के टेरिफाइंग अटैक्स के सभी निशान गायब हो गए, जैसे कभी कुछ हुआ ही ना हो। वो गो मास्टर ज़्यादा देर तक बहुत हेवेली साँस लेता रहा, अभी भी शॉक में था और पीछे फ्रंट लाइन के मतलब रिट्रीट करने की सोच रहा था कि थोड़ा पीछे हो जाऊँ, थोड़ा मतलब अपने आप को सही कर लूँ, फिर उसके बाद जाऊँगा। इसलिए वो गैप बना रहा था उसके बीच में। लेकिन जो गो मास्टर मर गया था, उसका डेड बॉडी ब्लड बीस्ट ने एकदम घेर लिया, उसे खींच ले गए और एकदम खा गए ताकि रिवाइव ही ना हो सके। ताई बायोशेंग ने कुछ नहीं किया। इमॉर्टल
ना होने की वजह से रैंक 5 गू मास्टर के पास भी लिमिटेड प्राइमल एसेंस होता है, इसलिए उसे केयरफुली यूज़ करना पड़ता है। और वो डेड गू मास्टर के गू वॉर्म भी सर्वरली मतलब डैमेज हो चुके थे। यानी भाई डैमेज तो वो हो ही गए हैं, उसको रिवाइव करेगा, गू डैमेज है तो दिक्कत ही दिक्कत है। एक तरीके से यूज़लेस चीज़ को रिवाइव कर दिया हो जाएगा। उसका मेन डिफेंसिव गू वॉर्म तक एकदम पियर्स हो चुका था और डिस्ट्रॉय हो गया था। अगर रिजेक्ट भी करता तो भाई वो तुरंत फिर मर जाता। यानी वही मैं कह रहा हूँ कि यूज़लेस चीज़ हो जाती है यार, यूज़लेस वाली बात। बचे हुए गो मास्टर एकदम गुस्से में थे, दुःख में थे, कुछ तो गाली भी दे रहे थे, लेकिन वो बस एकदम यही देख ही तो सकते थे। अपनी डेड बॉडी के जो आस-पास थी, उनके साथियों की, पता नहीं किसकी है, तब देख रहे थे बस वो। ब्लड बीस्ट की स्मेल के लिए सुपर सेंसिटिव होते हैं, ये लोग स्मेल कर लेते हैं और थोड़ा भी ब्लड जो सेंट होता है, उनको क्रेज़ी बना देता है। स्ट्रॉन्गर ऑर्गेनिज़्म ब्लड पीकर वो खुद को पावरफुल बना लेते हैं। थोड़ी देर में वो डेड गू मास्टर का पूरा ब्लड एकदम बीस्ट एब्ज़ॉर्ब कर गए। उसका पूरा बॉडी एक सूखी मम्मी जैसा बन गया, फुल हॉरर सीन था। और जिन बीस्ट ने उसका ब्लड एब्ज़ॉर्ब किया था, उनमें ह्यूमन जैसे फीचर्स दिखने लगे थे। किसी की आँखें एकदम ह्यूमन जैसी बन गईं, किसी के कान, किसी के हाथ, कुछ कुछ ना कुछ हो रहा था। और ऐसा नहीं कि ह्यूमन बन रहे हैं तो अच्छा लग रहा है, नहीं, बड़ा क्रीपी सा लग रहा था। लेकिन जब तक वो बीस्ट कॉर्प्स को एब्ज़ॉर्ब कर रहे थे, तब तक ताई बाइशेंग और उसके ग्रुप पर प्रेशर काफ़ी कम हो गया था। उन्होंने एक गोल्डन मोमेंट को ग्रैब करा और तुरंत ही कुछ स्टेप आगे बढ़ गए, लगभग 15 से 10 कदम आगे बढ़े थे। फेंगमैन यहाँ पे रेंज़ो के चैप्टर 3 सेक्शन सेक्शन 14 तक फ्लिप कर लिया था यहाँ पे। नॉर्थर्न डार्क आइज़ सोल ने अपनी बड़ी बहन डेसोलेट एशिएंट मून को जगाया और दोनों मिलके कॉग्निशन गू के पास आए। अपने फादर को बचाने के लिए गाइडेंस लेने गए। कॉग्निशन गू कहता है, ह्यूमन्स शैंगबाई माउंटेन अब एग्ज़िस्ट नहीं करता। पता नहीं कब वापस बनेगा। मैं भी कन्फर्म नहीं हूँ। किसी और तरीके से इसके बारे में जिसे तुम्हारे फादर को वापस लाया जाए सोच रहा हूँ। लेकिन उदास मत हो। तुम विज़डम गू से ट्राई कर सकते हो, उसे सब कुछ पता है। मैं उसकी माँ हूँ। विज़डम कॉग्निशन का मैं एक एक पार्ट हूँ। ये जो स्टूडेंट ने मास्टर को क्रॉस कर लिया था, जो चीज़ कॉग्निशन गू नहीं जानती थी, हो सकता है विज़डम गू जानता हो। बिल्कुल बात है, बिल्कुल सही बात है क्योंकि भाई विज़डम गू जान सकता है। विज़डम नाम ही विज़डम है यार उसका। कॉग्निशन गू के डायरेक्शन पर नॉर्थर्न डार्क आइस सोल और डेसोलेट एशियन मून विज़डम गू तक पहुंच गए। विज़डम गू का रेंजू से थोड़ा कनेक्शन था। रेंजू ने पहले रूल्स और रेगुलेशन गू से इसे पकड़ लिया था, लेकिन विज़डम गू लास्ट में एस्केप कर गया था अपना दिमाग यूज़ करके। शुरू में विज़डम गू उन दोनों की मदद करने के लिए रेडी नहीं था, लेकिन जैसे ही उसने सुना कि वो उसकी माँ कॉग्निशन गू के थ्रू आए हैं, तो भाई वो थोड़ा बोला कि ओ ह्यूमंस, मैं तुम्हें सही रास्ता दिखा सकता हूँ, लेकिन मुझे बदले में कुछ चाहिए। तुम दोनों में से किसी को अपनी मिडल एज मुझे देनी होगी। यानी अपनी अभी तुम शायद ये लोग अभी यंग हैं, तो ये कह रहा है कि जो अभी तुम मिडल एज में जाओगे ना, वो वाला का पूरा हिस्सा जो अपनी तुम्हारी उम्र है ना, वो मुझे दे दो। और यानी जो भी अपना उम्र देगा तो सीधी-सी बात है फिर वो बूढ़ा ही हो जाएगा कि मिडल एज तो दे चुका वो एक तरीके से। यानी ऐसा मान लो कि बंदा अपना 20 साल का है और कितने 10, 20 यानी करीबन 40 साल के ऊपर का हो जाएगा वो, एकदम से मिडल एज उसकी चली जाएगी। 20 साल का था डायरेक्ट 40 का हो जाएगा, मान के चलो। डेसोलेट एशियन मून ने बिना डिले कहा, मैं अपनी मिडल एज तुम्हें देती हूँ। उसका चेहरा छोटा था। नॉर्थर्न डार्क आइज सोल उसे जगाया था। उसे अपनी ज़िंदगी का रियल पर्पस मिला था, अपने फादर रेंज़ू को वापस लाना। इसलिए उसने इंस्टेंटली डिसाइड करा कि भाई मैं जाऊँगी। नॉर्थर्न डार्क आइज सोल उसके डिसीज़न को रोक नहीं पाया और सिर्फ़ साइलेंटली बस वहाँ पे मान गया, उसने कुछ बोला नहीं। इसका मतलब था कि जैसे ही डेसोलेट एशियन मून की यूथ खत्म होती, वो डायरेक्टली ओल्ड एज में जंप कर जाती, मिडल एज एकदम से स्किप हो जाती। लेकिन अपने फादर को बचाने के लिए वो ये सब सोचने को भी रेडी नहीं थे कि यहाँ पे मेरे को मना भी करना है। डायरेक्ट हाँ बोल दो भाई, कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। विज़डम गो ने उसकी मिडल एज ले ली और फिर डायरेक्शन दिए। वेस्ट के गोल्डन डेज़र्ट के बिल्कुल बीच में एक स्टिल ब्लू सी है, यानी ब्लू सी। नो रिपल्स, एकदम फ्लैट जैसे मिरर होगा, एकदम फ्लैट है। वो वो है सभी जीवों का ओरिजिन, यानी जितने भी जीव हैं ना, वहीं से सब ओरिजिन हुए हैं। पूरे वर्ल्ड के सभी लिविंग बीइंग्स वहीं से आए हैं। उस सी के डेप्थ में कई लाइफ गु छुपे हुए हैं, एकदम चमकते हुए। तुम्हें उस सी में एंटर करके एक ह्यूमन शेप्ड लाइफ गु पकड़ना है और शोर पर लाना है एकदम कोने तक। और वो ह्यूमन शेप्ड लाइफ गु तुम्हारे फादर को एक नई लाइफ दे सकता है। लेकिन याद रखना, सी के अंदर 15 मिनट से ज़्यादा नहीं रुक सकती, वरना तुम खुद सी का हिस्सा बन जाओगी। एकदम वैसी वाली लाइन नहीं थी ये, कि जैसे बंदा डांगहुन माउंटेन का बता रहा है कि उसकी सोल खुद ही एब्ज़ॉर्ब हो जाएगी उसके अंदर और फिर वो एक गट-गू बन जाएगा और वहाँ पे कोई भी फिर उसको यूज़ करके चला जाएगा। सिमिलर लाइन लग रही है इससे।
विज़डम गो ने लास्ट लास्ट में एक और लाइन ऐड कर दी, ह्यूमन सेव्ड लाइफ गुड ढूंढना बहुत टफ है, सिर्फ वही कर सकता है जिसने लाइफ का रियल ट्रुथ समझा हो। अगर तुम नहीं कर पाई तो मेरी सोल्यूशन को ब्लेम मत करना, मैंने तो बता दिया। डेसोलेट एशियड मून कुछ पूछना चाहती थी, लेकिन विजडम को तुरंत वहीं से उड़ गया और उन्हें एक भी सवाल पूछने का चांस ही नहीं दिया, यानी चला गया। अब यहाँ पे वापस सीन खत्म हो जाता है, अपनी स्टोरी एंड हो गई। अब दोबारा से अपनी दूसरी रियल वाली स्टोरी पर आते हैं। सारी जगह से एकदम चीखने-चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। ब्लड बीस्ट का एक वेव सी के टाइड की तरह आगे बढ़ रहा था। ताई बायुनशेंग और उसका ग्रुप एक रॉक जैसे खड़े थे, बार-बार उन अटैक्स को फेस करते हुए धीरे-धीरे आगे बढ़ते जा रहे थे। एक गू मास्टर चीखता हुआ कहता, "बस, बस थोड़ा और। हम हम बस 300 कदम दूर हैं। बस आ गया दरवाज़ा आ गया, ग्रेट हॉल का दरवाज़ा आ गया।" तभी अचानक एक गू मास्टर साइड से चीखा, "केयरफुल!" जैसे ही एक ये लाइन बोली गई, वही अगले ही मोमेंट एक ब्लड बीस्ट जिसका हेड ड्रैगन जैसा था और बॉडी एक भालू जैसी, ऊपर पूरी फोर्स से टकरा गया और क्रैक की आवाज़ आई। उस गू मास्टर की जो रिब्स थी वो एकदम तुरंत टूट गई और उसके मुँह से खून निकला। उसमें इंटरनल ऑर्गन्स जितने भी थे वो भाई टुकड़े-टुकड़े बन गए। उनका बॉडी जो था भाई एकदम हवा की तरह क्या बोले एकदम उड़ा और एकदम जितने भी ऑर्गन्स, बॉडी हिस्से हैं एकदम भाई कीचड़-कीचड़ सा कर दिया। और पीछे के गू मास्टर ने उसे रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन एक पल में ही फॉर्मेशन टूट गया और पूरा सीन एकदम कोलैप्स होने के एज पर आ गया। ताई बाइंशेंग कहता होल्ड ऑन, कंटिन्यू, होल्ड ऑन। उसका चेहरा खून से भरा हुआ था। वो एक्सट्रीम टेंशन और ज़ोर से चिल्ला रहा था। इस बेटर सिचुएशन में अगर गू मास्टर इधर-उधर हो जाते, तो वो तुरंत ही ब्लड बीस्ट के हाथों एकदम छितरे-छितरे हो जाते। सिर्फ टाइटली फॉर्मेशन में रहकर ही वो सर्वाइव करना पॉसिबल हो पा रहा था, लेकिन यहाँ पे भी वो बीस्ट उनको दिक्कत दे रहे थे, सर्वाइव करने से रोक रहे थे अगर वो उनकी फॉर्मेशन टूट रही थी तो। बस फॉर्मेशन बनाओ तो ज़िंदा रह सकते थे। लेकिन गू मास्टर स्टेप बाय स्टेप पीछे जा रहे थे और बहुत सारे ब्लड बीस्ट उनकी डिफेंस लाइन तोड़कर उन पे एकदम ब्रेक कर रहे थे। हर तरफ से दर्द भरी चीखें और एकदम घबराहट वाली आवाज़ें, सब रोने-धोने की वो आ रही थी। कई गू मास्टर अभी भी अपने प्राइमल एसेंस रिकवर करने में लगे हुए थे और उन्हें पता भी नहीं चला तब तक ब्लड बीस्ट उन्हें एकदम चीर-फाड़ चुके थे। एक मैंटिस जैसे ब्लड बीस्ट ने अपने भाई आर्म को एकदम घुमाया और सबसे आगे चार्ज मार दिया। स्विश से आवाज़ आई, एक गू मास्टर का सर सीधा ही वहाँ पर 2 टुकड़ों में कट गया। नेक से खून फाउंटेन की तरह निकल गया और सर हवा में उछल गया। लेकिन नीचे गिरने से पहले एक फ्लाइंग ब्लड बीस्ट ने उसे पकड़ लिया और ग्लप करके पूरा निगल भी गया। लेकिन उस गू मास्टर का लाल गरम खून ताई बाइंशेंग के चेहरे पर एकदम छपक के पड़ा। ताई बाइंशेंग ने तुरंत ही खून एकदम पोंछा और मुश्किल से अपनी आँखें खोली, लेकिन ब्लड की स्मेल इतनी तेज़ थी कि पास के ब्लड बीस्ट भी और ज़्यादा एग्रेसिव हो गए। ताई बाइंशेंग कहता है फिनिश्ड। उसका दिल एकदम से डूब गया, लेकिन उसी वक़्त एक फ़िगर एकदम से अपीयर हुआ उसके सामने, जैसे एक टाइगर माउंटेन जैसा उतरा हो, बूम बूम आवाज़ आई। कई राउंड्स के बाद उस फ़िगर ने मैंटिस ब्लड को जो बीस्ट था उसके एकदम उसको एकदम पकड़-पकड़ के क्या बोले उसका खत्म कर दिया या उसे खत्म कर दिया। और जो उसे बचाने आया था वो बंदा और कोई नहीं, ज़ूज़ाई था। एक रैंक 5 का गुमाश्ता, डेमोनिक पाथ का फेमस एक्सपर्ट। सबकी जान बच गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मौत के किनारे से खींच लिया हो, लेकिन ज़ुज़ाई को भी बहुत भारी प्राइस चुकाना पड़ा था। उसकी बॉडी पे 3 नए घाव आ चुके थे, इतने इतने गहरे थे कि बोन्स तक दिख रही थी। ताइबान शक ने तुरंत ही मैन एज़ बिफोर को एक्टिवेट किया ताकि उसे हील किया जा सके। ज़ुज़ाई ने अपने पहले वाला फॉर्म रिकवर कर लिया और नए घाव गायब हो गए और साथ ही उसके जो मतलब प्राइमल एसेंस जितना उसने खत्म करा था ना, वो भी रिकवर हो गया। लेकिन जो भी एक्सपेंडेबल गू वर्म्स उसने मतलब बैटल में यूज़ करे थे ना, वो वापस नहीं आ सकते क्योंकि भाई वो एक्सपेंडेबल गू वर्म्स हैं। एक बार यूज़ करा तो खत्म, उनको वापस नहीं लाया जा सकता। मैन एज़ बिफोर सिर्फ़ ह्यूमन बॉडीज़ पे ही काम करता है, गू वर्म पे तो काम ही नहीं करता। यानी अगर गू डैमेज हो जाए तो गू रिकवर नहीं होगा, बंदा रिकवर हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं फैंगयॉन कहता है ये है मैन एज़ बिफोर, काफ़ी कमाल का है, लेकिन सैड पार्ट ये है कि इसे खुद पे यूज़ नहीं किया जा सकता। यानी तुम दूसरों को हील कर सकते हो, एंजल बन जाओगे, लेकिन खुद के लिए तो तुम कुछ नहीं हो। उसने थोड़ा ऐसा देखा और फिर अपनी किताब की तरफ देखा और किताब में वापस से स्टोरी कंटिन्यू होती है। डेसोलेट एशियंट मून और नॉर्थर्न डार्क आइज सोल ने गोल्डन डेजर्ट का मुश्किल सफ़र तय किया। डेजर्ट के बीच पहुंच गए जहां उन्होंने एक ब्लू सी देखा। वो ब्लू सी कितना खूबसूरत था, उन्हें इतना ज़्यादा खूबसूरत कि मतलब देखा भी नहीं जा रहा था, बिल्कुल जैसे विजडम गू ने कहा था। इवन स्ट्रॉन्ग वाइंड्स भी इस सी के सरफेस पे एक हल्की सी लहर तक नहीं ला पा रही थी। यानी जो सी था ना भाई, इतना स्टेबल था यार, इतना स्टेबल, ऐसा मान लो जैसा होता है ना पानी को जमा दिया गया हो, मतलब पानी जमा नहीं है, शक्ल जमने वाली नहीं है उसकी, लेकिन बस ऐसा लग रहा है कि एकदम इतना स्टिल है, कोई रिपल नहीं है, कोई हल्की सी भी एकदम कोई बूंद सा कुछ भी नहीं है, एकदम एकदम स्टिल पानी, एकदम स्टिल है, ऐसा मान लो। और क्या बोले, जैसा विज़डम गू ने बताया था ना, एकदम वैसा ही था। सॉफ्ट गोल्डन सैंड के बीच में वो सी एक डीप ब्लू एकदम जेमस्टोन जैसा लग रहा था, एक गोल्डन क्लॉथ पे एक एमराल्ड जैसा। सिबलिंग्स
ने सी के डेप्थ में घुसने की ट्राई करी, यानी ये दोनों बंदों ने करी, यानी बंदा और बंदी। और सच में उन्हें बहुत सारे लाइफ गू मिले जो सी के अंदर एक जगह एकदम क्राउडेड थे। वो लाइफ गू ब्लू जेम्स जैसे दिखते थे, लेकिन उनका साइज़ और शेप अलग-अलग था। कुछ क्लॉट्स जैसे लग रहे थे, कुछ टाइगर लेपर्ड, आई, डव एकदम अलग-अलग तरीके से, स्नेक, ड्रैगन अलग-अलग तरीके के थे। उनका सीन देखकर दोनों एकदम स्टन्ड रह गए थे। हर टाइप के लाइफ को दिख रहे थे। फूल, बर्ड्स, फिश, इंसेक्ट, बीस्ट, स्नोमैन, हेरी मैन एक्सेट्रा सब। बस एक टाइप का लाइफ गो मिसिंग था जिसके लिए वो आए थे, जिसका नाम था ह्यूमन शेप वाला। मजबूरन सिबलिंग्स को सी से निकलना पड़ा क्योंकि भाई 15 मिनट बोला था ना, इसलिए। जैसे ही वो सी से बाहर आए, एक डियर शेप्ड लाइफ गो जो नॉर्थर्न डार्क आइस सोल के हाथ में था, उसने एक सॉफ्ट लाइट छोड़ी और फिर से वो पानी में जंप मार गया और अंदर चला गया। ये था लाइफ का एक जन्म। दोनों सिबलिंग ने आंखें फाड़ के उस सीन को देखा और जब तक वो एकदम ऐसे दूर भागते, तभी डेसोलेट एशियंट मून ने अचानक बोला, अब समझ आया क्यों विज़डम गू ने तुरंत वहाँ से चली गई थी बिना कुछ क्वेश्चन किए। मेन लाइफ की तुरंत समझ गई हूँ, यानी उसे लाइफ की तुरंत समझ गई है। ये पता नहीं कैसे समझी, लेकिन समझ गई है भाई ये। नॉर्थर्न डार्क आइस सोल कहता है, लाइफ का तुरंत मतलब क्या? उसने तुरंत यहाँ पे पूछा था। डेसोलेट एशियन मून ने उस ब्लू सी की तरफ पॉइंट किया और पूछा। डेसोलेट एशियन मून कहती है, अगर हम एक ह्यूमन शेप्ड लाइफ को ढूँढ लें, एक ब्लू जेम जो ह्यूमन शेप में हो और उसे वापस ले आएँ, तो वो क्या बनेगा? नॉर्थर्न डार्क आइस सोल थोड़ा सोचता है, फिर कहता है, एकदम दिखते हैं रियल। फ़ोन फ़ोन एक ये ऐसा वो सोच रहा था और सोचते हुए कहता है, अगर जैसे पहले वाला उसने बोला था ना, कुछ लाया था तो वो जिस जानवर का था वैसा ही बन गया। तो कह रहा है अगर हम ये ह्यूमन वाला लाएँगे, ये तो स्ट्रेंज है, फिर तो शायद वो ह्यूमन ही बनेगा ना, राइट? उसका चेहरा थोड़ा सडनली शॉक में चला गया। डेसोलेट एशियन मून मुस्कुराई, वो कहती है, हाँ, लगता है तुम समझ गए। हम ही ये लाइफ़ फ़ॉर्म हैं। हम ही वो ह्यूमन शेप्ड ब्लू जेम्स हैं। नॉर्थर्न डार्क आइस सोल को अब पूरा रियलाइज़ेशन हो गया। ह्यूमन्स कहाँ से आएँगे? हम खुद ही हैं यहाँ पे, शायद किसी को लाइफ़ सैक्रिफ़ाइस करनी पड़ेगी तब जाके कुछ हो पाएगा। क्योंकि भाई और कहाँ से आएगा? यही 2 हैं, इन दोनों में से किसी को सैक्रिफ़ाइस देना पड़ेगा तभी हो सकता है कुछ। विज़डम वो ऑलरेडी क्लियर कर चुकी थी, ये ब्लू सी ही हर लाइफ़ का सोर्स है, यानी यहीं से हर लाइफ़ आई है, सारे जीव यहीं से आए हैं। तो ह्यूमन्स भी ऑब्वियस है कहाँ से आएँगे? यहीं से होंगे। उनका फ़ादर रेंज़ो भी कभी एक ब्लू जेम था, जो इस सी के अंदर था। किसी चांस या मिरेकल की वजह से वो सी से बाहर आया और एक ज़िंदा और कॉन्शियस लाइफ़ फ़ॉर्म बन गया, जिसे सर्वाइव करते-करते ये स्टेज तक पहुँचने में पूरे एफ़र्ट लग गए। लेकिन अगर ह्यूमन स्पिरिट ऑफ लिविंग बीइंग्स है, तो सोचो कितने ही ह्यूमन शेप्ड जेम्स होंगे इस सी में। शायद सिर्फ एक, या हो सकता है रेंज़ो ही वो ओनली वन था। एक छोटी-सी ब्लू जेम को इस बड़े सी में ढूँढना इम्पॉसिबल लेवल का मिशन था। एकदम वैसा मान लो वो भूसे में सुई ढूँढने जैसा, वो वाली कहावत याद होगी। ये तो डेसोलेट एशियन मून का चैंगबाई माउंटेन पे एक सक्सेस को ढूँढने से भी कम से कम 1000 गुना टफ था। डेसोलेट एशियन मून कहती है, मुझे एक आइडिया पता है जिससे हम तुरंत एक ह्यूमन शेप्ड लाइफ को पा सकते हैं। नॉर्थर्न डार्क आइस सोल मतलब कहता है, क्या मेथड है? लेकिन उसके अंदर एक बैड फीलिंग थी और मेरे अंदर भी एक बैड फीलिंग है, मुझे पता है क्या बोलेगी ये। डेसोलेट एशियन मून थोड़ा स्माइल करती है, कहती है, मैं सी के अंदर जाऊँगी और खुद को सी के साथ मर्ज कर दूँगी और वापस एक लाइफ गू में बन जाऊँगी। देखा सैक्रिफाइस। वो अब भी मॉन्स्टर थी, लेकिन असली में वो भाई एक ह्यूमन ही तो थी, इसलिए उसकी लाइफ का एसेंस चेंज नहीं हुआ था। अगर वो ह्यूमन थी और सी के साथ मिल जाने पर वो वापस से ह्यूमन शेप्ड लाइफ गू में ही बनेगी। और ये जो मतलब सोच रहे थे ना, स्पेकुलेशन था, ये एकदम करेक्ट था। और इसीलिए विज़डम गू ने बोला था, 15 मिनट से ज़्यादा सी के अंदर मत रहना, वरना तुम भी उसी में बन जाओगे, उसी में एसिमिलेट हो जाओगे। विज़डम गू के वर्ड्स में कभी एक्स्ट्रा बात नहीं होती। उसने ये भी कहा था, अगर तुम नहीं कर पाए तो मेरी सॉल्यूशन को यूज़लेस मत बोलना। यही शायद ह्यूमन शेप्ड ब्लू जेम्स वैसे एग्ज़िस्ट ही नहीं करते। अगर तुम कुछ सैक्रिफाइस नहीं करते तो तुम्हें मिलेगा ही क्या? शायद यही वो कहना चाह रहा था ये लाइन कहकर। नॉर्थर्न डार्क आइस सोल कहती है, नहीं, तुम अपनी जान क्यों दे रही हो सिस्टर? डेसोलेट एशियन मून कहती है, मुझे करना ही पड़ेगा। मेरे जीने का रीज़न सिर्फ ये है कि मैं अपने फादर को वापस लाऊं। नॉर्थर्न डार्क आइस सोल चुप हो गया, कुछ बोल नहीं पाया। यही तो उसने खुद डेसोलेट एशियन मून के लाइफ के पर्पस बनाया था, यानी उसने खुद बोला था ना, जब इसको मतलब सही कर रहा था, इसको सही बना रहा था, इसको समझा रहा था लाइफ का मीनिंग क्या है, तब उसने यही तो लाइन कही थी कि देखो डेसोलेटेशन मून, तुम्हारी लाइफ का मीनिंग यही तो था कि तुम्हें अपने फादर को रिवाइव करना था, और यही उसने समझाया था और यही उसको याद है, तो अब यही वो करेगी। तो वही कह रहा है कि मैंने इसे बताया था यार, और वही करने जा रही है। आज जाके इसकी एक बहन है, सैक्रिफाइस होने जा रही थी।
अगर फादर नहीं लौटा तो डेसोलेट एशियन मून का जीना ही बेकार था। अगर एक छोटी-सी कुर्बानी से फादर लौट सकता था तो ये उसके लिए सबसे बड़ा पर्पस था। डेसोलेट एशियन मून कहते हैं ह्यूमन पहले वर्ल्ड के जेम्स थे, बस उन्हें चमकना होता है। हर चॉइस, हर एफर्ट एक पॉलिश है और ह्यूमन सिर्फ एक लाइफ को देकर ही लाइफ पा सकते हैं। ये वाली लाइन वो वाली लाइन है यार, जो कहते हैं ना खून के बदले खून। वो एकदम शांत तरीके से बोली थी। वो ब्लू सी में समा गई थी और नॉर्थर्न डार्क आइस सोल ने उसे रोकने की पूरी कोशिश की लेकिन वो फेल हो गया। डेसोलेट एशियन मून अब एक मॉन्स्टर थी। उसका स्ट्रेंथ इंसेन था। 15 मिनट के बाद डेसोलेट एशियन मून सी के अंदर एकदम साथ में मिल गई, मिक्स हो गई और एक ह्यूमन शेप्ड लाइफ ब्लू जेम बन गई। लेकिन वो जेम हेल्थली ह्यूमन शेप का तो नहीं था, हम जानते हैं क्योंकि वो थोड़ा वैसे ही था ना इसलिए। वो आधा एकदम थोड़ा-सा टेढ़ा ब्रोकन शेप वाला था क्योंकि वो बीस्ट थी ना इसलिए। क्योंकि डेसोलेट एशियन मून ने अपना मिडल एज विज़डम गू को दे दिया था। ओह! अच्छा मुझे लगा बीस्ट है इसलिए, लेकिन अच्छा, आधी ज़िंदगी शायद दे दी ना, विज़डम गू ले गया। ह्यूमन जब तक लाइफ़ का मतलब समझते हैं तब तक अपनी लाइफ़ तो ऑलरेडी स्पेंड कर चुके होते हैं। तो ये कहना चाह रहे हैं। नॉर्थर्न डार्क आइज़ सोल ने उस ब्लू जेम को अपनी आँखों में आँसू भर के उठाया और गोल्डन डेज़र्ट से निकल गया। कोई सक्सेस का जॉय नहीं था, बस दर्द और रिग्रेट था। एक तरीके से देखा जाए तो उसने अपनी ही सिस्टर को मार दिया था और खत्म स्टोरी। ताई बायोशेंग कहता है, अब सिर्फ 50 स्टेप बचे हैं। उसने पूरी ज़ोर जान लगा के चिल्ला के बोला। सब लोग मुश्किल से आगे बढ़ रहे थे। हर कुछ स्टेप के बाद एक जो उनका कंपेनियन था, साथी, सब गिर मरे जा रहे थे। बस 5 लोग अब बचे थे, लेकिन सक्सेस सामने था। बस थोड़ा और पुश, बस थोड़ा-सा और पुश। मैं इन ब्लड बीस्ट को चीर-फाड़ दूँगा। बस यही सबके मन में चल रहा था। ज़ू ज़ाई और गाओ यांग दोनों ताई बायोशेंग के लेफ्ट और राइट से एकदम प्रोटेक्ट कर रहे थे। मोराल बूस्ट करने में एकदम ज़ोर-ज़ोर से चिल्ला रहे थे। 30 स्टेप एकदम ज़ोर-ज़ोर से चिल्ला रहे, 30 स्टेप और कंपैरिज़न एकदम कर रहे थे कि बस थोड़ा-सा और है। बस पहले हम इतना चल के आ गए, अब थोड़ा-सा और चलना है। देखो कर सकते हैं, तब समझ रहे हो ना, वही मोटिवेशन चल रहा था यहाँ पे। और ज लेकिन क्या था, मोटिवेशन भी चल रहा है लेकिन जो इनके साथी लोग हैं ना वो भी गिरे जा रहे थे। अब 5 की जगह 3 ही बचे थे। अब 3 में कौन है? ताई बायोशेंग, ज़ू और गाओ यांग, ये तीनों शायद रैंक 5 के ही हैं। ब्लड बीस्ट जो बीस्ट वेव था, वेव के बाद वेव आ रही थी। एकदम भाई हर तरफ से कोई पंजे, कोई फैंग्स, कोई कुछ ना कुछ मार ही रहा था। बिल्कुल वाइल्ड और इविल लुक चल रहा था यहाँ पे। अब बस 10 स्टेप दूर बचा था। ज़ू और गाओ अपना सब कुछ डाल दिया था। उसके गूवर्म ऑलमोस्ट खत्म पे थे। प्राइमल एसेंस भी एकदम खाली था। ताई बंशिंग कहता है, मैं तुम दोनों को एहसान कभी नहीं बोलूँगा, कभी नहीं और कभी भी नहीं, और ज़रूर रिवॉर्ड दूँगा। उसकी आँखों में लाइट थी और टोन फुल सिंसियर वाला था। गाओ यांग कहता है, सर आप क्या कह रहे हो? आपने ही तो हमें बचाया था। तब आप नहीं होते तो हम ज़िंदा भी नहीं होते। ज़ुज़ाई कहता है, आपका लाइफ सेविंग एहसान हमारे लिए माउंटेन जैसा है। आज अगर हम मर भी गए तो चलेगा, कम से कम एक एहसान तो चुका के जाएँगे आपको। राइटियस पाथ में जहाँ टू फेस्ड लोग होते हैं, वह डेमोनिक पाथ में भी असली हीरोज़ होते हैं। सिंपल सी बात है, क्योंकि देख रहे हो ये डेमोनिक पाथ वाले थे, ये राइटियस पाथ वाले नहीं हैं। वही मैं कह रहा था, देख रहे हो? भाई ये माइंडसेट पे होता है चीज़ें, क्या डेमोनिक क्या राइटियस। 5 स्टेप बाद ज़ूज़ाई कहता है सेव मी। उसने अपना डिफेंस छोड़ दिया और एक ब्लड सी पे एकदम जंप मार गया, मतलब बीस्ट पर। और दोनों साथ में एकदम मर गए। ताई बाइशेंग ने हाथ उठाया लेकिन व्हाइट लाइट नहीं आई। ताई बाइशेंग कहता है नॉट गुड। मेरा जो प्राइमल एसेंस था ऑलमोस्ट 0 हो चुका है। ये सुनकर गाओ यांग का चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ गया। ताई बाइशेंग ने पूरी टीम का कोर था। उसका मैन एज़ बिफोर को ही सबको ज़िंदा रख रहा था। ताई बाइशेंग कहता है फ़िक्र मत करो, ब्लड बीस्ट ग्रेट हॉल के अंदर नहीं जा सकते, बस मुझे अंदर पहुँचने दो। फिर मैं अपनी प्राइमल एसेंस तुरंत रिकवर करके ज़ूज़ाई को बचा सकता हूँ। गाओ यांग का जो कॉन्फिडेंस था, जो एकदम अभी चला गया था क्योंकि उसका एक बंदा चला गया, दोस्त जो भी था, वो चला गया, लेकिन अब जैसे ही उसने ये सुना कि भाई वो रिकवर हो सकता है, अभी भी वक़्त है, तो उसका कॉन्फिडेंस वापस आ गया। बस उसको कॉर्प्स को इंटैक्ट रखना होगा, यानी बस जो लाश है वो बची रहे, लाश नहीं बचेगी तो रिवाइव नहीं हो पाएगा ना, इसलिए कह रहा था। होप अभी भी बची रही थी, लेकिन एक पाइथन जैसा बड़ा ब्लड बीस्ट पीछे से आया और गाओ यांग को एक ही बार में निगल गया। लो, होप भी खत्म हो गई। अब बस 2 स्टेप दूर थे। ताई बाइशेंग अब सिर्फ छोटी-सी गैप में एकदम घुसता हुआ आगे बढ़ा। बॉडी फुल इंजर्ड था। उसने लास्ट बिट ऑफ प्राइमल एसेंस एक गोल्डन आर्मर समन किया जिसने ब्लड जो बीस्ट था ना उसका अटैक को रेसिस्ट किया। अब वो पहुँच गया, फाइनली वो पहुँच गया। ताई बाइशेंग कहता है ह्यूमन्स कैन ओनली ऑब्टेन लाइफ बाय सैक्रिफाइसिंग लाइफ। गाओ यांग, ज़ूज़ाई, मैं तुम्हारी कुर्बानी याद रखूँगा। जी, जब भी रेंज़ो की कहानी आती है ना, रिलेटेड होती है। देखो यहाँ पे भी लाइफ के बारे में कितना कुछ बताया गया था।
उसने अपनी बची हुई स्ट्रेंथ से दूर पुश किया, ग्रेट हॉल में एकदम गिर गया। ब्लड बीस्ट चीखे, चिल्लाए एकदम चिल्लाने लगे, लेकिन अंदर आने की हिम्मत नहीं कर रहे थे क्योंकि अंदर आ ही नहीं सकते वो। जैसे ताई बाइंशेंग ने रिसर्च करके पहले ही कन्फर्म कर लिया था, वो हॉल के अंदर ज़मीन पे एकदम गिरा पड़ा था, बॉडी एकदम फुल दर्द में भर पड़ा था। उसने गहरी साँस ली और अचानक ज़ोर-ज़ोर से हँसने लगा, लेकिन उसके जो हँसी थी ना उसमें दर्द छुपा था, उसकी आँखों से आँसू बह रहे थे। ताई बाइंशेंग कहता है इस राउंड में 3 ग्रेट हॉल और 69 साइड वॉल्स हैं। अगर टाइम लिमिट में सब क्लियर कर दो तो हाई ग्रेड एवोल्यूशन मिलती है। 2 ग्रेट हॉल और 46 स्लाइड हॉल निकल जाओ तो मिडल ग्रेड की मिलती है। मैं बस 1 ग्रेट हॉल 23 साइड हॉल क्रॉस कर पाया, लो ग्रेड मिलती है, लेकिन फिर भी मैंने लाइफ स्पैन गू ले ही लिया। फाइनली, फाइनली 15 साल का लाइफ स्पैन गू, मतलब 15 साल और ज़िंदगी। उसके इमोशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गए और उसी मोमेंट उसकी आँखों के आगे अंधेरा छाने लगा और वो यहाँ पे बेहोश हो गया। जैसे ही ताई बाइंशेंग बेहोश हुआ, यहाँ पे अपना फेंगयुआन आया और यहाँ पे सर झुका के उसने ताई बाइंशेंग को देखा जो अब बेहोश हो चुका था, होश में नहीं था। उसके बेहोश होने के पीछे का रीज़न भी फेंगयुआन ही था। इस वक़्त ताई बाइंशेंग को पूरा शरीर उसके खून से भरा हुआ था, वो ज़मीन पर पड़ा था। उसकी आँखों के अंदर एकदम गड्ढे हो चुके थे गहरे-गहरे, आँखें एकदम बिल्कुल बंद पड़ी थी। उसकी बॉडी पे कई चोटों के निशान थे और उसके सफ़ेद बाल एकदम सूखे खून की वजह से एकदम चिपक पड़े थे। अब उसमें नॉर्थर्न प्लेन्स के नंबर 1 हीलिंग गू मास्टर वाली शान और पहचान तो भई नहीं बची थी। हालत ही बड़ी खतरनाक हो चुकी है भाई की, तो कहाँ से बचेगी। बस थोड़े कदम ही दूर मेन हॉल के बाहर ब्लड बीस्ट का एक समुंदर ग्राउल कर रहा था। उनकी चीखें एकदम पुकार यहाँ तक सुनाई दे रही थी। एकदम चिल्ला रहे थे भाई। फेंगिवा ने अपना सर उठाया, उनकी तरफ घूरा और कहा चुप हो जाओ, और तुरंत बाहर का जो साइलेंस था एकदम बाहर जो था एकदम साइलेंस छा गया और सारे के सारे बीस्ट एकदम शांत हो गए। ज़मीन पर इस तरह लेट गए जैसे कुछ हुआ ही ना हो। एकदम एक ओबीडिएंट बन गए। फेंगिवा ने 6 एज ओनर टोकन यूज़ किया था इस फ्लोर को कंट्रोल करने के लिए। इस फ्लोर का असली मास्टर वही था। ये बीस्ट उसके कमांड पे ही चल रहे थे, उसकी मर्ज़ी के मुताबिक मूव कर रहे थे। उसने अपनी आँखें एकदम बंद कर ली। उसे अपना ध्यान फ्लोर के कंट्रोल सिस्टम पे ले गया, जहाँ वो अपनी सेंसेस से पूरे एरिया को स्कैन कर रहा था। इस राउंड के इस पेज में अभी काफ़ी गू मास्टर बचे थे। उनमें से कुछ तो जो ताई बाई युनशेंग ने खुद रिक्रूट किए थे और पहले की फाइट में वो सब अलग हो गए थे, और बाकी सब दूसरे बड़े ट्राइब्स के मतलब चीज़ें थी, स्काउट वाले खतरनाक लोग जैसे हाई ट्राइब के, मा ट्राइब के, ये लुई ट्राइब वाले, ये सब थे, वही सब थे। और ताई बाइशेंग जीतेगा हारेगा बस यहीं पे थे, वो देख रहे थे या बच गए थे इनके साथ जो आए थे। लेकिन हॉल के अंदर उसके आस-पास अब सिर्फ 2 लोग बचे थे, जैसे फेंगयुआन और ताई बाइशेंग। शायद वो सारे मर चुके हैं। वो शायद उनको बता रहा होगा कि ये लोग आए थे लेकिन अब इनमें से एक भी नहीं बचा। हाई ट्राइब हो, मा ट्राइब हो, लुई ट्राइब हो, कोई भी हो, उनमें से जितने भी आए थे उनमें से कोई नहीं बचा है। फैंगन और ताई बाइशेंग बस, बाकी सब तो मर चुके हैं, यहाँ पे यही दोनों बचे हैं और भाई यही बाकी सबकी सड़ी बॉडीज़ इधर से उधर पड़ी हुई थी बाहर। फेंगियोन ने हॉल का दरवाज़ा बंद किया, आधा झुककर ज़मीन पे बैठा, अपनी राइट पाम से ताई बाइशेंग का सर पकड़ लिया। उसके ग्लो वर्म ऑलरेडी रेडी थे, एक-एक करके उसने एक्टिवेट करे। थोड़ी देर में ताई बाइशेंग के सर के ऊपर एक हल्की-सी व्हाइट लाइट चमकने लगी। वो व्हाइट लाइट हॉल के इकलौता सोर्स ऑफ लाइट थी, यानी यहाँ पे पूरा अंधेरा था, लेकिन अब लाइट आ चुकी थी। जैसे-जैसे लाइट तेज होती गई, ताई बाइशेंग के चेहरे पर पेन दिखने लगा। उसकी आँखें बंद थी, लेकिन जो वो आईब्रोज़ होती है ना, एकदम थोड़ी टाइट हो गई थी, जैसे उसे फ़ील हो रहा हो कुछ। फिर एकदम से फेंगियुआन ने अपनी आँखें खोली, उसकी आँखों में कोई पुपिल नहीं था, सिर्फ़ एकदम सफ़ेद हो चुकी थी, जैसे भाई ने एकदम ज्ञान प्राप्त कर लिया हो कुछ। वो सफ़ेद सी हल्की-हल्की लाइट एमिट कर रहा था। उसी टाइम फेंगियुआन के दिमाग में कई इमेजेस फ्लैश हो रही थी। ये सब ताई बाइशेंग की लाइफ़ के विज़ुअल्स थे। वो एकदम दिख रहे थे, उसके जवानी, बूढ़े, मतलब सब दिख रहा था यहाँ पे कि क्या-क्या उसने जिया है, कैसा सब देखा है। एक बूढ़े आदमी नॉर्थर्न प्लेन्स के रास्ते चल रहा, आसमान एकदम खुला, ज़मीन एकदम सुनसान, हवा तेज चल रही है, घास झुक गई है, वुल्फ पैक अपने टेरर पे मचा रहा है सब कुछ। दूसरा, गाओ यांग ज़ुज़ाई दोनों घुटनों पे एकदम है। गाओ यांग ज़ुज़ाई कहता है, ओड सर, आपने हमें बचा के जो एहसान किया है हम ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे। ये शायद वही वाली पुरानी यादें वो सब देख रहे हैं। तीसरी थी याद, एक एक पर्पल बालों वाला बूढ़े भिखारी ने अपने बाकी बचे कुछ दाँत दिखाए और अजीब-सी हँसी में बोला, यही वो मिस्टीरियस बंदा है? इसी ने तो इसको सब दिया था। भिखारी कहता है, कैसे गो-माशा बनना चाहते हो तुम? और वो हँसा, मेरे पास 3 फुल इनहेरिटेंस हैं। अब ये एक और याद थी इसमें, एक इंकमैन ने यूथ जो मतलब अच्छा खासा यंग था, ताइवान शेंग की तरफ उँगली करते हुए कहा, ये लड़का ठीक-ठाक दिखता है, इसको ले लेते हैं। और
कुछ मतलब और भी चीज़ें थी, ये सब दिखा उसने कि मतलब ये बुलाया, पीछे करा, फिर वो छोटा था, फिर बड़ा, मतलब थोड़ी बहुत यादें ऐसे-ऐसे एकदम इधर से उधर हिलती गईं, बचपन, जवानी ये सब दिखाया। हमें बताया नहीं गया कि मतलब क्या-क्या उसने देखा, बस इतना बताया गया कि बचपन, जवानी से लेकर कुछ ना कुछ दिखाई जा रहे थे यहाँ पे। आगे देखते हैं, ताइबन शेख कहता है व्हाई? व्हाई डिड यू बिट्रे मी? उसकी शादी की रात थी, टेंट के बाहर लड़ाई, एकदम चीखों की आवाज़ आ रही थी, वो ज़मीन पे गिर गया था। उसकी बीवी का चेहरा थोड़ा एकदम नफ़रत से एकदम भरा था। वो उसके पास आई और उसकी आँखों में रूथलेस लाइट थी। उसने दाँत एकदम पीस कर उसकी वाइफ़ कहती है, ताई बाइंशाइन, अगर किसी को ब्लेम करना है ना, तो अपने माँ-बाप को करो। उन्होंने मेरे ट्राइब को बर्बाद किया, मेरे पेरेंट्स को मारा। मुझे उनका बदला लेना है। ये भी एक याद थी। उसके बचपन का भी एक मोमेंट दिखाया जाता है। फादर कहता है, मेरे बेटे, तू हमारे ताई ट्राइब का अगला लीडर है और रोना अलाउड नहीं होता यहाँ पे किसी को। किसी पर दया दिखाना मतलब दया दिखाने पर सही रहता है, लेकिन नॉर्थर्न प्लेन्स में ज़िंदा रहने के लिए जो दिल होता है ना, उसे पत्थर का होना चाहिए। और एकदम सॉलिड स्टांस में वो खड़ा था, क्योंकि एक दिन तुझे पूरे ट्राइब को लीड करना है। उसके डैड ने उसको एकदम काफ़ी स्ट्रिक्ट टोन में ये सब चीज़ें कही थी। ये सब देख रहा था फेंगयुआन। फेंगयुआन कहता है, "हैं?" वो दर्द के मारे चीख रहा था, उसके दिमाग में हज़ारों विज़ुअल फ्लैश हो रहे थे। ताई बंशिंग की लाइफ़ एक लेजेंडरी मूवी जैसा सीन था। इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उसके ब्रेन पे एकदम फटे जा रही थी, एकदम ब्रेन जैसे डैमेज हो रहा हो। लेकिन गुड थिंग ये थी कि वो इमेजेस एंडलेस नहीं थी। एक पॉइंट पे जाके सब बंद हो गया। पूरा सीन देखने के बाद फेंगयुआन ने तुरंत अपने गो वॉर्म डीएक्टिवेट किए और ज़मीन पर बैठकर रेस्ट लेने लगा। उसकी साँसें एकदम तेज़ हो रही थी, वो पूरा पसीने में भीग चुका था। काफ़ी देर बाद उसकी आँखों का कलर वापस नॉर्मल हुआ। सोल सर्चिंग, बिल्कुल, सोल सर्चिंग यूज़ करी गई थी। कोई ईज़ी काम नहीं था। जब तक तुम टारगेट की जान को भी बचाना चाहते हो, जैसे फेंग युआन ने किया, उसे पूरा एकदम प्रेशर खुद पे उठाना पड़ रहा था। यानी देखो, अगर तुम्हें सोल सर्च करना है तो 2 ऑप्शन है। या तो देखो, तुम्हें अगर सामने वाले को मारना है, तुमने सोल सर्च यूज़ करा तो तुम एकदम फ्रीली यूज़ करो, तुम पे कोई दिक्कत नहीं आएगी और सामने वाले को सारी दिक्कत झेलनी पड़ेगी। सोल सर्च कंप्लीट हुआ तो या तो वो बचा रहेगा, या तो ज़िंदा रहेगा, या मर जाएगा, कुछ भी होगा, सब उसके ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा है, अगर तुम फ़ोर्सफुली यूज़ कर रहे हो और तुम्हें बचाना भी है सामने वाले को, मरे ना, तो तुम्हें जितना दर्द है सब खुद झेलना पड़ेगा। तो वही सब फेंग युआन ने यहाँ पे झेला था। अभी ताई बेनशिंग अभी भी सो रहा था, लेकिन उसका चेहरा रिलैक्स हो गया था, साँस स्टेबल हो चुकी थी। उल्टा अब फेंग युआन के चेहरे पर टेंशन थी। थोड़ी साँस ली और बोलता है, मुझे नहीं मिला। यानी वो वही ढूँढ रहा था कि वो है लैंडस्केप बिफोर का कोई मेथड है कि नहीं, तो उसे नहीं मिला था। मो या उसकी व्हील उसके दिमाग के अंदर एकदम क्यूरियस होके बोलती है, क्या नहीं मिला तुम्हें? उसके एक्शन बहुत अजीब थे, इसलिए मो याओ की क्यूरियोसिटी बढ़ गई थी, लेकिन फेंग युआन ने कुछ जवाब नहीं दिया। बस उसकी जो गहरी एकदम सोच में डूब गया। लैंडस्केप एज़ बिफोर गो उसके बड़े रीबर्थ का एक प्लान था, मेन पार्ट था, तो ऑब्वियसली वो मो याओ को तो नहीं बता सकता था। मुझे ऐसा लग रहा है डांगहुन माउंटेन के लिए ले रहा है, लेकिन नहीं भाई, ये इसके बाद में भी काम आएगा, यानी काम तो आना ही था इसको आगे जाके। अब शायद डांगहुन माउंटेन आ गया तो लेना ही पड़ रहा है। मुझे नहीं पता था, मुझे ऐसा लग रहा था सिर्फ़ डांगन माउंटेन के लिए है। ये एक इमॉर्टल गू था जो ताई बाइशेंग को तब मिला जब वो इमॉर्टल बना था। रूमर्स के हिसाब से ये गू नेचुरली बना था। जैसे ही ताई बाइशेंग इमॉर्टल बना, उस वक़्त हेवन एंड अर्थ ने रिएक्ट करा और ये गू खुद ही फ़ॉर्म हो गया। लेकिन एक पॉसिबिलिटी भी थी, ये शायद ताई बाइशेंग के दिमाग में ऑलरेडी लैंडस्केप एज़ बिफोर गू की रेसिपी मौजूद थी। ये हो सकता है, पॉसिबिलिटी थी, लेकिन अभी तो फैंग युआन ने यहाँ पे चेक करा तो है। लेकिन भाई, अगर यहाँ पे फेंगयुआन को वो रेसिपी मिल जाती ना, तो वो इमॉर्टल गू की जो रेसिपी को मिल जाती, तो वो लैंड एज़ बिफोर जो गू है, उसकी रेसिपी भी अगर उसके पास होती बूढ़े के पास, लेकिन उसके पास थी नहीं, और अगर मान लो मिल जाती, तो वो चुरा लेता उससे, और जैसे पहले रिवर एज़ बिफोर गू और माउंटेन एज़ बिफोर गू उससे और भी चुरा लेता और इन सबको लांग या लैंड स्पीड के पास ले जाता और उससे बोलता कि भाई इसको रिफाइन करके इमॉर्टल गू बना दे। इस तरीके से उसके खुद को कोई डेंजर भी नहीं लेना पड़ता और टाइगर के मुँह से खाना भी छीने जैसा हो जाता और कोई रिस्क भी नहीं लेना पड़ता, सब काम आसान हो जाता। लेकिन सोल सर्च के बाद फेंगयुआन को जो रिज़ल्ट मिला वो तो एकदम टेरिफाइंग था। फेंगयुआन को लैंड एस्केप बिफोर वाली इमॉर्टल गू रेसिपी मिली ही नहीं। इसका मतलब ये था कि जो रूमर्स थे वो सच निकले। लैंडस्केप एज़ बिफोर गू वो वाक़ई हेवन और अर्थ का रेजोनेंस का रिज़ल्ट था, जो ताई बाइंशेंग के गू इमॉर्टल बनने के मोमेंट पे बना था। और इसका सीधा मतलब ये था कि अगर फेंगयुआन को ये इमॉर्टल गू चाहिए तो उसे फ़ोर्स से ताई बाइंशेंग से छीनना पड़ेगा, जो तब तक इमॉर्टल बन चुका होगा, और तब तक फेंगयुआन खुद गू इमॉर्टल नहीं बन जाता। तब तक एक मॉर्टल और एक इमॉर्टल से लड़ना, उसने आज तक ऐसा कोई केस तो नहीं सुना था जहाँ कोई मॉर्टल जीता हो। सिंपल सी बात है, सही बात है, कौन जीतेगा? ये तो लिटरली आसमान छूने जैसे भी मुश्किल था।
पर अब और ऑप्शन भी क्या थे उसके पास उस वक़्त जो उसने 3 ऑप्शन देखे, तो ये ऑप्शन सबसे ईज़ी लगा। उसने ऑलरेडी काफ़ी टाइम और मेहनत इस प्लान में लगा दी थी, चाहे कॉन्फिडेंस फुल नहीं था, लेकिन अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं बचा था। उसके पास रिस्क लेने के अलावा और कुछ नहीं था और उसे ट्राई करना ही पड़ता। यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है, अभी बताया जाएगा कि क्या ट्राई करना पड़ता। सीन शिफ्ट होता है 88 रैंक बिल्डिंग के बाहर। ताई बानशन का इमेज धीरे-धीरे सामने आने लगा, क्राउड ने रिएक्ट करा और वो यहाँ पे मतलब तो कहते हैं कि फाइनली भाई अपना हीरो वापस आ गया, सब चिल्ला रहे थे क्योंकि भाई रेपुटेशन तगड़ी है ना भाई की। तभी बंदे पूछते हैं रिज़ल्ट क्या रहा? किसी ने देखा कि ताई बानशेंक को मेन हॉल के अंदर फाइट करते हुए। ओह नो! लॉर्ड ताई बानशेंक बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहे, लगता है वो बेहोश हो गए हैं। सारे गुमास्टर एकदम भीड़ में उसके पास आ गए थे। सबने उसका हाल एकदम देखा, सबके चेहरे थोड़े से सीरियस हो गए थे। ताई बानशेंक की बॉडी पे काफ़ी ज़्यादा हेवी इंजरीज़ थे और सब बाहर एकदम जब वो अंदर से बाहर आ रहा था तो सब एकदम शॉक्ड हो गए थे। अभी भी साँस ले रहे हैं? एक बंदा उसकी नाक को एकदम नीचे उँगली रखते हुए कहता है, "जल्दी बोलो, कोई हीलिंग मास्टर है क्या? जल्दी ओल्ड सर की इंजरीज़ को जो स्टेबल करो।" दूसरा कहता है, मैं करता हूँ यहाँ पे।" काफ़ी सारे हीलिंग मास्टर एक साथ आगे बढ़ गए और ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया। ताई बानशेंक की काइंड हार्टेड रेपुटेशन सबको पता थी। उससे मतलब सब लोग रिस्पेक्ट करते थे और हर कोई कौन नहीं देना चाहेगा इतने बड़े एक्सपर्ट के ऊपर एक फ़ेवर बा ताकि एक हेल्प कर दे फिर फ़ेवर मिलेगा ना इसलिए। वो नो डाउट हाई लॉलन और चांग चाइनीन से ज़्यादा पॉपुलर लाइक्ड पर्सन था। अगर लॉर्ड ताई बानशेंग तक इतनी बड़ी चोट लग गई तो समझ लो इस राउंड का पास होना मुश्किल ही नहीं ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। कोई मतलब पास कर जाए बहुत मुश्किल बात है। दूसरा कहता है चैलेंज का टाइम खत्म हो गया लेकिन मोस्ट ऑफ गू मास्टर सेफली वापस नहीं आए। इस बार तो हमने बहुत बड़ा लॉस फेस किया है। दूसरा कहता है तुम लोगों में से किसी ने लॉर्ड गाओयांग और जुजाई को देखा है क्या? कोई एकदम पूछ रहा था लेकिन भाई किसी को कुछ नहीं पता था। सब इधर-उधर देखने लगे बट एट द एंड सबने बस एक-दूसरे को एकदम घूरते रह गए। किसी ने गाओयांग और जुजाई को वापस आते तो नहीं देखा था। 88 रैंक बिल्डिंग में वो राउंड अभी भी वैसे का वैसा था, ओपन फॉर चैलेंजेस और अभी के लिए किसी गुमाश्ता के अंदर जाने की मतलब क्या बोले दम रखता है क्या कोई? सबको समझ आ गया था कि इसका मतलब क्या है। जब ये बिल्डिंग बनी तब से अब तक 5 रैंक 5 एक्सपर्ट सैक्रिफाइस हो चुके थे। इतनी बड़ी कैज़ुअल्टी और डैमेज ने पूरे एरिया को एकदम साइलेंट कर दिया था। सीन वापस से शिफ्ट होता है ताइबान शेंग की जो मतलब होश में आ गया भाई तब। ताइबान शेंग ने आँखें खोली तो देखा एक बेड पे लेटे हुए, उसका बॉडी पूरा इतना वीक था कि एकदम बैठा था और तकलीफ हो रही थी उसको। आस-पास एक सर्वेंट था जो उसकी केयर कर रहा था, उसने खुशी से चिल्लाया, "ओल्ड सर, आप फाइनली उठ गए, आप तो होश में आ गए हो, जल्दी किसी को बुलाओ।" ओल्ड सर वो एकदम होश में आ गए हैं। थोड़ी देर बाद हैवी फुटस्टेप्स सुनाई दिए, एक ग्रुप ऑफ हीलिंग वो मास्टर उसके पास आ गए। उन्होंने उनकी बॉडी को अच्छे से चेकअप करा और अच्छे से सब देखा। हीलिंग वो मास्टर का लीडर कहता है, ओल्ड बंदा भी था, कहता है, "लॉर्ड एल्डर, टेंशन मत लीजिए, इंजरीज़ अब ठीक हो गई हैं, लेकिन क्योंकि आपकी एज ज़्यादा है, इस बार की चोट ने बॉडी पे काफ़ी इफ़ेक्ट डाला है। अगले कुछ महीने प्रॉपर रेस्ट और रिकवरी की ज़रूरत है आपको।" ताई बर्नशंग ने धीरे से पूछा, "ये जगह कौन-सी है?" हीलिंग वो मास्टर ने जवाब दिया, "लॉर्ड एल्डर, ये लॉर्ड हाई लौलान का रेज़िडेंस है। जब आप बेयरली अलाइव कंडीशन में वापस आए, तब से ही ट्राइब लीडर ने खुद आपका ध्यान रखा है। सर्वेंट्स ऑलरेडी उन्हें रिपोर्ट कर दिया है सबने जाके, थोड़ी देर में वो खुद भी आपसे मिलने आ ही जाएँगे।" ताई बर्नशंग थोड़ा कन्फ्यूज़्ड हो गया, उसकी मेमोरी धीरे-धीरे वापस आने लगी। वो लास्ट सीन याद करता है जब उसने अपना लास्ट बिट ऑफ प्राइमल एसेंस यूज़ करके डिफेंसिव गूम एक्टिवेट किया था और ब्लड बीस्ट के बीच गुज़रते हुए मेन हॉल में तो घुस ही गया था, लेकिन उसके बाद वो बेहोश हो गया, कुछ महसूस ही नहीं हुआ। अब वो यहाँ पे एकदम पड़ा हुआ था, तो उसे समझ नहीं आया, तो इसका मतलब था मैं फ़ेल हो गया। उसकी आवाज़ में एकदम तीखापन था और आँखें एकदम शार्प हो गई थी। हीलिंग वो मास्टर ने एक-दूसरे को देखा, वो कुछ बोलना चाहते थे लेकिन कह नहीं पाए, बस चुप हो गए। रूम में साइलेंस छा गया था। ताई बाइशेंग ने डोर की तरफ देखा, फिर अचानक हँस पड़ा। हा, 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 हा! तो मैं फ़ेल ही हो गया, सारी कुर्बानियाँ बेकार गईं, सब कुछ वेस्ट हो गया। वो उठ नहीं पाया, तो उसने अपने हाथ से बेड पर ज़ोर से एकदम एकदम अपने आप को भी थोड़ा बहुत थप्पड़ मारे बेड पे भी मारा और फिर हँस पड़ा। उसकी हँसी में साफ-साफ दर्द तो झलक ही रहा था। हीलिंग वो मास्टर पैनिक में आके उसे शांत करने लगे। कह रहे, लॉर्ड एल्डर प्लीज़ शांत हो जाइए। गाओ यांग और ज़ुज़ाई मेरी वज़ह से उन्होंने अपनी जान दे दी और ऐसे ही चिल्लाया जा रहा था यहाँ पे अपना मतलब वही है ना अपना बुड़ाऊ चिल्ला रहा था। ताई बनशे की आँखों में एकदम भाई आँसू भर आए थे और वो एकदम रोए जा रहा था। सब उससे एकदम कंसोल करने लगे थे, कह रहे थे, "यार, आपने अपनी पूरी कोशिश करी ओल्ड सर, आपका ज़िंदा बच जाना ही एक मिरेकल है, डेड लोग वापस नहीं आते, आपको स्ट्रॉन्ग रहना होगा।" लेकिन ये वर्ड्स ताई बाई के लिए मतलब एकदम बस
सरकास्टिक थे, मतलब कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं डाल रहे थे। जैसे हर वर्ड एक भाई कुछ कुछ भाई एकदम दिल में चुभ रहा हो। क्योंकि सच ये था कि उसने उस वक़्त गाओ यांग और जुज़ाई को बचाने का डिसीज़न नहीं लिया था। वो प्राइमल एसेंस सेव कर रहा था खुद के लिए। याद होगा ना, उसने खुद के लिए एक बिट ऑफ प्राइमल एसेंस सेव करा था और फिर वो डिफेंस वाली चीज़ यूज़ करके अंदर घुस गया था। लेकिन अगर वो शायद ना करता तो एक को तो बचा ही लेता। ताकि वो डिफेंस ग्रुप को एक्टिवेट करे और मेन होल तक पहुँच जाए। अपना खुद का उसने चीज़ देखी ना, इसलिए और तो अपने कॉमरेड की बलि दे दी उसने, एक तरीके से ये चीज़ था सर्वाइवल के लिए। ये वो ताई बायोशंग नहीं था जिसे लोग जानते थे, वो बंदा जो पेन एकदम हटाता था, सबको हील करता था, वो बंदा जो सबका सेवियर था। अब अपनी ही आँखों में एकदम गिर गया था, वो खुद से ही पूछ रहा था, मैंने ऐसा किया क्यों? बिल्कुल, क्यों करा उसने? मैं भी जानता हूँ उसने ऐसा क्यों करा भाई, जीने के लिए। जीने के लिए लोग कुछ भी कर देते हैं। लेकिन उस वक़्त सोचने का टाइम ही नहीं था, डिसीज़न इंस्टेंटली ले लिया गया था और वो डिसीज़न अब उसके मतलब दिमाग में एकदम घुस चुका था, एकदम जला रहा था दिमाग उसका। वो एक मतलब कुछ क्या बोले, वो कुछ समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे? उसकी सोल एकदम ऐसा मान रहा था कि पनिश कर दो कोई मुझे, एकदम ये जो मैंने करा उसकी सज़ा दो मुझे। एकदम फ़ीस्ट को उसने टाइटली एकदम क्रंच कर रखा था एकदम। तभी आवाज़ आती है, लॉर्ड ट्राइब लीडर आ गए हैं। सब मिलके लॉर्ड ट्राइब लीडर को सलाम करो। पूरे रूम में सबने झुक के रिस्पेक्ट दिया। हाई लाओलन एक हल्की सी स्माइल के साथ ताई बाइंशेंग के पास आया। उसके फेस पे थोड़ी-सी कंसर्न थी, लेकिन फिर उसने नॉर्मल एक्सप्रेशन ले लिया। हाई लाओलन कहता है, एल्डर ताई बाई, मैं बहुत खुश हूँ कि आप होश में आ गए। मुझे सब कुछ पता चल गया है। आप गाओयांग और जुज़ाई ने ट्रू ब्रेवरी दिखाई। चाहे आप फेल हुए, लेकिन आपकी हिम्मत लाजवाब थी। अगर आप इस एक्सपीरियंस से सीखे, तो आप ज़रूर नेक्स्ट टाइम सक्सेस तो पाएँगे ही। ताई बाइंशेंग ने आँखें एकदम मिला तक नहीं पा रहा था और फिर क्या बोले, कुछ बोला नहीं और बस वो साइलेंट में एकदम पेन में डूबा रहा। उसने रियलाइज़ किया था कि फ्यूचर जो ये था ना, मतलब ये जो फेलियर था वो शायद फ्यूचर में भी हो जाए, या मतलब देखो कुर्बानी तो देनी पड़ेगी, चाहे अभी की बात हो, चाहे फ्यूचर की बात हो। वो मेन हॉल तक तो पहुँच ही गया था, ब्लड बीस्ट के अटैक्स को डॉज कर लिया था, लेकिन जैसे ही वो अंदर घुसा, वो खुशी से ज़्यादा इमोशनल हो गया और भाई बेहोश हो गया। चैलेंज कंप्लीट करने का टाइम भी लिमिटेड था और वो टाइमिंग मिस हो गया और बॉडी का जो था वो ऑटोमैटिकली बाहर भेज दिया गया। बस एक कदम दूर था सक्सेस से और वो फेल हो गया। यहाँ पे जितना उसने काम करा था एक तरीके से सब वेस्ट हो गया। लेकिन ये नहीं था जो उसके दिल में सबसे ज़्यादा चुभ रहा था, वो पेन इस बात का था कि उसने अपने दोस्तों को छोड़ दिया था सिर्फ़ अपने लिए। उसकी लाइफ़ का फ्लैशबैक चल रहा था। बचपन से वो लव एंड काइंडनेस में बिलीव करता था। जब ताई ट्राइब ने दूसरे ट्राइब को कैप्चर किया था, तब उसके फ्रेंड को फीमेल स्लेव बनाया जा रहा था, तो वो आगे बढ़ के उसने शादी करने का मतलब तैयार हो गया था, जिससे कैप्टिविस्ट बैच बच गया था। ओह! लेकिन देखिए यार, उसकी वाइफ़ ने क्या करा था, फेंगिवान ने जब यादें पढ़ी थी तो उसकी जो वाइफ़ थी उसमें तो यार कुछ अलग कमेंट कर दिया था। यहाँ तो कुछ और है, भाई ने यहाँ पे क्या बताया, लड़की तो भाई क्या बोले, नॉर्थर्न प्लेन्स में एक वर्ड ये भी कहते हैं कि लड़की मतलब कपड़ों की तरह होती है, चेंज करनी चाहिए। अब समझ आ रहा था यहाँ पे क्यों कहते हैं, लेकिन हर चीज़ के लिए से मतलब हर कोई सेम तो नहीं होता। लेकिन कोई नहीं, हर तरफ होती ही ना मतलब होती ही होती हैं चीज़ें, कुछ ना कुछ गलत। लेकिन वेडिंग नाइट पे ही उसकी वाइफ़ ने उसे धोखा दे दिया, उसके ट्राइब पे हमला हुआ, उसके पेरेंट्स मार दिए गए, उसके बाद वो खुद स्लेव बन गया और वो गिल्ट और पेन में जीता रहा। फिर एक दिन उसने एक ओल्ड बैगर को सिर्फ़ एक बाउल पानी दे दिया और उस बैगर ने उस 3 इमॉर्टल इनहेरिटेंस चूज़ करने को दिया, फ्लेम में चलना और मॉर्टल रियम को क्रॉस करना, वाइंड को कंट्रोल करना और फ्रीली फ्लाई करना। तीसरा, लाइफ़ और डेथ के पार जाके दुनिया की मदद करना, खुद की मदद नहीं करना। तो उसने थर्ड ऑप्शन चुना। तब से उसकी लाइफ का पर्पस बन गया हेल्प करना, हील करना और वाक़ई में उसने वो सब अचीव भी कर लिया था। लोग उसे रिस्पेक्ट करते थे। पूरे नॉर्थर्न प्लेन्स में उसका नाम चलता था, भाई का रोला था। वो एक लिविंग लेजेंड बन चुका था। लेकिन अब उसने वो सब कुछ खुद ही डिस्ट्रॉय कर दिया अपने ही हाथों से। वो एक सेल्फिश डिसीज़न था जो उसके पूरे लाइफ के आइडल्स के खिलाफ था और सबसे आयरनिक बात ये थी उसने ये सब अपने सबकॉन्शियस में ही किया था। उसका हीरो वाला वर्ज़न अब उससे दूर जा रहा था और सेटिंग सन के नीचे उसकी शैडो लंबी होती जा रही थी और वो शैडो एकदम काली थी। अब इतना सब होने के बाद जब ताई बाइशेंग को रूम से निकलते वक़्त हाई लौलान के माथे पे गुस्से की लकीर दिख रही थी। यहाँ पे यानी जो वो सीन हट गया, अब यहाँ पे जो ताई बाइशेंग था, वो यहाँ से जा रहा था। लेकिन जाते वक़्त उसने साफ-साफ देखा जो हाई लौलान था भाई उसके मत्थे पे एकदम गुस्से की लकीरें थी। हाई लौलान कहता है एक एक्सपर्ट को ना कभी सक्सेस से ईगो में आना चाहिए, ना फेलियर से डिमोटिवेट होना चाहिए।
कौन सोच सकता था कि इतना बड़ा नाम ताई बाइशेंग असली में इतना कमज़ोर निकलेगा? उसे ताई बाइशेंग के मेंटल स्टेट से क्लियरली डिसअपॉइंटमेंट हो रही थी कि ये बे क्या है ये चोमू। हाई लेवल में सोचता हुआ कहता है, ताई बाइशेंग टॉप लेवल हीलर है। अगर उसका स्टेट खराब रहा तो मुझे राउंड पार करने में और ज़्यादा दिक्कत होगी। फिर उसने अपने सर पे एकदम ऊपर उठाया और सेक्रेट प्लेस के समिट पे एक ब्राइट अरोरा फुल पावर में एकदम ऊपर हो रहा था और मैजेस्टिक वाइब दे रहा था। 88 रैंक बिल्डिंग ऑलरेडी 67 फ्लोर तक कंडेंस हो चुका था और इस वक्त 68 फ्लोर कंडेंस हो रहा था। हाई लेवल उस बिल्डिंग को बड़े अच्छे से देख रहा था और एकदम ऑब्सेशन भरी नज़रों से देख रहा था। उसकी आंखों में एम्बिशियस का एक ठंडा और एक डेंजरस ग्लो था। यहाँ पे बैकग्राउंड वॉइस सुनाई देती है, 68 फ्लोर में एक स्ट्रेंथ पाथ का इमॉर्टल गू था। ओके, तभी तो भाई देख रहा है इतने अच्छे से, क्योंकि स्ट्रेंथ पाथ का इमॉर्टल गू चाहिए। हाई लेवल के पास वन एज्ड ओनर टोकन था। ये इमॉर्टल गू जस्ट अभी थोड़ी देर पहले ही 88 रैंक बिल्डिंग के सिस्टम में अभी आया ही था। वो तुरंत उसकी जो प्रेजेंस था वो फील कर सका था। ये इमॉर्टल गू रैंक 6 का था, जिसका नाम था फ्लाइंग बियर स्ट्रेंथ गू। और फ्लाइंग बियर एक डेसोलेट बीस्ट था जिसकी बैटल स्ट्रेंथ भाई गू इमॉर्टल के बराबर थी। फ्लाइंग बियर स्ट्रेंथ गो किसी भी गो इमॉर्टल को एक सर्टेन चांस देता था कि बैटल के बीच में वो फ्लाइंग बियर का एक पैंथम फॉर्म अनलीश करे और उसकी डिवाइन स्ट्रेंथ से अटैक करे। हाई लाउलान एकदम इंटेंस वॉइस में कहता है, ये इमॉर्टल गो मुझे चाहिए, हर हाल में चाहिए। मेरा रिवेंज का प्लान तभी सक्सेसफुल हो सकता है अगर ये मेरे पास होगा तो। उसने अपने हाथ टाइट कर लिए, फ़ीस्ट एकदम भाई जमा दी, एकदम रिलैक्स्ड हो गया और वो तैयार था। तभी उसका जो लॉयल आदमी था जिसका नाम था हाई-शू, छोटी लेकिन फ़ास्ट स्टेप में उसके पास आया और उसके सामने झुक गया। हाई लाओला ने तुरंत अपने एक्सप्रेशन को शांत मोड में लाया और अपने ट्रस्टेड आदमी के सामने भी उसने अपनी असली इमोशन का हिंट तक नहीं दिया। डेली रूटीन के हिसाब से इस वक्त हाई-शू सेक्रेट प्लेस के सभी बड़े एक्सपर्ट की मूवमेंट का अपडेट देने आता है और हाई-शू रिपोर्ट देता हुआ कहता है, लॉर्ड चांगशैनन अभी 7th फ्लोर के 9th राउंड पे फँसे हुए हैं। अभी तक कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ है। लॉर्ड ये लुई शांग 49th फ्लोर पर हैं और उन्होंने 81st राउंड पार कर लिया है। उनके साथ 30% गू मास्टर ऑलरेडी मर चुके हैं। हाई लाओला ने 88 रैंक बिल्डिंग को सबके लिए फुल ओपन कर दिया था और इसी एक बोल्ड मूव जो हिस्ट्री में रेयरली होता है वो यहाँ पे लिया था। इससे एक मैसिव क्रेज ट्रिगर हुआ था लोगों के बीच। सब इस बिल्डिंग को एक्सप्लोर करने लग गए थे। ओनर टोकन के प्राइस तो स्काई हाई तक चले गए थे, फिर भी लोग उनके लिए पागल हो रहे थे। इंसान पैसों के लिए मरते हैं और बर्ड्स खाने के लिए। ग्रीड ने सबको एकदम अंधा कर दिया था और कई लोगों ने तो भाई एक दूसरे की जान भी ले ली थी। ताई बाइंशेंग के फेल्ड अटेम्प्ट के बाद ऑलरेडी 5 रैंक 5 के लेवल जो एक्सपर्ट थे ना वो मर चुके थे, जिसमें चांग बियाओ, पांग पिंग, हाओ झिलियो, गाओ यांग और ज़ुज़ाई ये थे। ये भी यहाँ पे जो हाई लाओलान था ना उसके लिए बहुत बड़ा लॉस था। अब उसके पास ज़्यादा लोग तो नहीं थे यार जो मतलब अच्छे पावरफुल हों, और जितने कम मैन पावर होगा उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम पड़ेगी किसको? फ्लाइंग बियर स्ट्रेंथ गू पाने में उसे प्रॉब्लम पड़ेगी। लेकिन पूरी बिल्डिंग को ओपन करने का एक फ़ायदा भी था। जो गू मास्टर ज़िंदा बचे उनका स्ट्रेंथ लेवल भाई टर्बो मोड में ग्रो हो रहा था, यानी आगे जाके वो भी ग्रो हो रहे थे और आगे जाके फ़ायदा तो देंगे ही। बहुत सारे लोग सक्सेसफुली रैंक 4 और रैंक 5 तक प्रमोट भी हो गए थे। ओरिजिनली 88 रैंक बिल्डिंग को जायंट सर इमॉर्टल वंडेबल ने अपने डिसेंडेंट के बेनिफिट के लिए मतलब डिज़ाइन करा था। हाई लाउलन ने एकदम फॉर्मली टोन में बोला था, ये 68 फ्लोर हमारी ट्राइब का मेन फोकस है, ये इम्पोर्टेंस है, ये 39th फ्लोर से भी ज़्यादा ऊपर है। ये टास्क मुझे पर्सनली एक सुप्रीम एल्डर ने दिया है, इसलिए सेक्रेट प्लेस के हर एक स्ट्रेंथ की वैल्यू है। हाई शू, ये न्यूज़ पब्लिक कर दो और आज से 88 रैंक बिल्डिंग क्लोज रहेगी। सब मेरी प्लानिंग फॉलो करेंगे। जब तक 68 फ्लोर ब्रेक नहीं होता तब तक बिल्डिंग दोबारा ओपन नहीं होगी। भाई ने तो भाई यहाँ पे रूल लागू कर दिया है कि देखो मेरे सुप्रीम, बहाना देखो क्या दे रहा है, कि दे रहा है कि मेरे सुप्रीम एल्डर ने बोला है कि यहाँ पे मतलब ये वाला जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। असल में खुद के लिए कर रहा है लेकिन फिर भी नाम सुप्रीम एल्डर का डाला है इसने। हाई शू ने जैसे ही सुना कि ये ऑर्डर ट्राइब के सुप्रीम एल्डर का है, उसका पूरा बॉडी एकदम लैंग्वेज एकदम भाई सब एकदम सीरियस हो गया, एकदम डिसिप्लिन मोड में आ गया। हाई लाउला ने एकदम हैंड वेव करते हुए कहता, चलो काम शुरू करो। हाई शू ने कमांड एक्सेप्ट किया और क्वाइटली वापस चला गया। अब हमें बैकग्राउंड थॉट के बारे में बताया गया। हर इंपीरियल कोड कॉन्टेस्ट एक चेस गेम होती है जहां गो इमोटस एक्चुअल प्लेयर होते हैं, बाकी गो मास्टर तो बस उनके पीसेस होते हैं। कई गो इमोटस किसी स्पेशल
इमॉर्टल गू को पाने के लिए किसी ट्राइब को सपोर्ट करते हैं, ये नॉर्मल स्ट्रैटेजी होती है। हाई लाउरन को पता था कि उसका 88 रैंक बिल्डिंग क्लोज करना लोगों को पसंद नहीं आएगा, लेकिन गू इमॉर्टल का प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि उसके अगेंस्ट जाने की कोई हिम्मत नहीं करेगा और चुपचाप लोग मान जाएंगे। हाई लाउरन डीपली थिंकिंग करते हुए कहता है ताई बानशेंग की इंजरीज काफ़ी सीरियस है, लेकिन अगर उसे आधा महीना रेस्ट मिल जाए तो उस बैटलफील्ड के मतलब जो भी उसने करा है थोड़ा मतलब हो सकता है कि बाद में काम आ जाएगा। उसे लाइफ स्पैन को चाहिए, मैं इसी पॉइंट का यूज़ करके उसे थोड़ा बहुत कंट्रोल भी कर लूँगा। चांग शेनिन 7th फ्लोर पर फँसा हुआ है। हा, 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 उसका बेटा इस राउंड में मर गया, इसलिए उसकी हालत टाइट है। रेपुटेशन वापस पाने के लिए उसे ये राउंड क्लियर करना ही पड़ेगा। वैसे भी उसे पहले फ्लाइंग बियर पैंथम इमॉर्टल गू माँगा था और अब मुझे लोन लेके काफ़ी रिसोर्स काफ़ी मतलब ओन करे हैं, तो उसे भी मूव करवा सकता हूँ। यानी पहले उसने एक इमॉर्टल को भी तो माँगा था ना, इसलिए तो वो कह रहा है। और अब मैं मतलब फ्लाइंग बियर पैंथम को पाने के लिए तो कर भी सकता हूँ। चीज़ें मतलब हुआ नहीं था पिछली बार का वो आपको बियर वाला अटैक होगा, बियर पैंथम इमॉर्टल वो याद होगा आपको। तो वही वाला कह रहा है कि उसने बियर पैंथम वाला माँगा था और यहाँ पे जो है वो दूसरा है डेसोलेट बीस्ट का, वो कोई दूसरा वाला है। एक मत समझना, ये वाला दूसरा था जो फेंगवान ने माँगा और यहाँ पे जो ऊपर एक और नया आया है इमॉर्टल को, जो हाई लाउरेन को चाहिए वो दूसरा है, तो सेम मत समझना, ठीक है? आगे देखते हैं। तो वो बस इतना ही कह रहा है कि उसके बेटे की मौत हो गई, यहाँ पे वो बंदा अटका हुआ है और मैंने उसे एक इमॉर्टल को भी दे दिया, तो मेरी बात तो मानेगा ही मानेगा। इसलिए बस वो कह रहा था। ये लू शैंग भी, उसके पास भी एक फायर पाथ सपोर्ट टाइप इमॉर्टल गो है, वो भी मेरी टीम के लिए यूज़फुल रहेगा, उसके लिए स्ट्रॉन्ग बेट रखना पड़ेगा। पर फाइनल मूव तो वही है, 3 टॉप लेवल गो इमॉर्टल्स का सपोर्ट, शू ज़ोंगज़ी, हाई चैंग और हाई बाई। हे, मुझे उनको लेटर भेजना ही चाहिए। और यहाँ पे सीन कट होता है और लेटर जो होता है रिसीव्ड हो जाता है। हाई भाई लेटर पढ़ के सुपर एक्साइटेड था। हाई भाई कहता है यानी जो इनका ही इमॉर्टल बंदा है ना हाई भाई, वो कह रहा था फाइनली इतने दिनों का इंतजार वर्थ इट था। वुडन चिकन को फाइनली दिख गया। सोचा नहीं था कि वो 68 फ्लोर पर मिलेगा। उस लेटर पे उसने जरा भी डाउट नहीं किया क्योंकि हाई लॉर्डन और हाई चैंग का बेटा था और करंट हाई ट्राइब का लीडर भी। अगर उस पे भी ट्रस्ट नहीं हुआ तो भाई दुनिया पे किस पे ट्रस्ट करेगा, अपने ही खून पे नहीं होगा तो। हाई चैंग एकदम स्माइल करते हुए कहता है वर्टियस ब्रदर, हर स्ट्रगल के बाद रिवॉर्ड तो मिलता ही है। तेरे हार्ड वर्क का टाइम आ गया है, जो मतलब हार्ड वर्क तूने करा उसका टाइम तो अब आ गया है। वैसे लेटर में स्ट्रेंथ पाथ इमॉर्टल गो के बारे में कुछ लिखा था क्या? वैसे लिखा है क्या? मैं तो पूछ रहा था। तभी ये लाइन सुनने के बाद जो हाई भाई का चेहरा एकदम लाल पड़ गया। वो कहता है मैं शर्मिंदा हूँ, बस वुडन चिकन गू के बारे में सोचता रह गया और अपना जो भतीजा था उसकी हालत पे ध्यान ही नहीं दिया मैंने। उसके पास ग्रेट स्ट्रेंथ ट्रू मार्शल फिजिक है, उसको गो इमॉर्टल बनने के लिए स्ट्रेंथ पाथ इमॉर्टल गो चाहिए ही चाहिए। उसने इस बात का जिक्र लेटर में किया था, लेकिन अभी तक 88 रैंक बिल्डिंग में कोई भी स्ट्रेंथ पाथ इमॉर्टल गो नहीं आया था। हाई चैंग की मतलब थोड़े वो थोड़ा घबरा भी गया था, एकदम घबराहट भी हो रही थी। अभी तक कोई भी स्ट्रेंथ पाथ का इमॉर्टल गू नहीं आया। हाँ, वो थोड़ा घबराहट में था। पहले जब हाई बाई वुडन चिकन गू को लेके टेंशन में था तो हाई चैंग ने उसे समझाया था। अब ये पल था जब हाई बाई ने हाई चैंग को थोड़ा संभालना था। हाई बाई ने बोला ब्रदर चिंता मत करो, 88 रैंक बिल्डिंग में टोटल 88 फ्लोर हैं। अभी तो 20 फ्लोर और भी बाकी है ना कंडेंस होने में, आ जाएगा। हाई चैंग ने हाँ में सिर हिलाया और एक थोड़ी सी मतलब ठंडी सी सांस छोड़ी, थोड़ा रिलैक्स फील करा। इमॉर्टल को डार्क लिमिट अब ज़्यादा देर तक उसकी फिज़ीक को छुपा नहीं पाएगा। ये उसकी जीवन की आखिरी उम्मीद जैसी है। आदमी प्लान बनाता है, लेकिन होता वही है जो ऊपर वाला चाहता है। अब सब कुछ मतलब किस्मत पर छोड़ना पड़ेगा। यानी वही बात कर रहे हैं कि जो अपना हाई लॉर्ड है ना, उसकी बॉडी पर यार एक कुछ लगाया गया है। उसकी बॉडी पर ना एक इमॉर्टल गो है। इमॉर्टल गो डार्क लिमिट कुछ होगा, उसकी बॉडी पे लगाया गया है। हम जानते हैं वैसे जैसे अपनी बाइनिमिंग के साथ सीन नहीं था, वो मरने वाली थी। उसके पास तो कोई इमॉर्टल का सपोर्ट है नहीं कि वो ज़िंदा रहेगी। वो पिछला सीन था उसका बचपन में, मतलब बचपन वाला याद होगा जो उसका ट्राइब वाला सीन था, इसलिए बाइनेमिंग का। तो वहाँ पे तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, वो मरने वाली थी, इसलिए भाई एकदम रूथलेस हुआ करती थी वो, मतलब हुआ करता था वो, इसलिए। लेकिन यहाँ पे तुम देख रहे हो, यहाँ पे जो अपना हाई लाउलन है, इसके पास इमॉर्टल का सपोर्ट है बचपन से। तो इमॉर्टल्स जान गए होंगे ना कि इसके पास भाई ये वाली फिज़ीक है, ये तो भाई मतलब सुपर टैलेंटेड बंदा है और लेकिन इसके पास फिज़ीक है, मर जाएगा आगे जाके। तो उन्होंने इमॉर्टल को यूज़ करा होगा, इमॉर्टल को यूज़ करके अपने हाई लेवल को ज़िंदा रखा। अभी तक वो रैंक 5 पहुँच चुका है, पीक स्टेज पर है। तो बस एक स्टेप दूर है, वो इमॉर्टल बन सकता है, लेकिन उसके लिए उसे इमॉर्टल गू भी चाहिए, एक और इमॉर्टल गू चाहिए, क्योंकि उसकी बॉडी पर एक लिमिट करने वाला गू है, जिसकी वज़ह से उसकी जो फ़िज़ीक है वो फट नहीं रही है, वरना हम जानते हैं फट जाएगी वो, फटती है हमेशा।
तो अभी तक वो फट नहीं रही है। तो वही है कि भाई वो जो इमॉर्टल गू उसकी बॉडी को जो लिमिट कर रहा है ना, वो लिमिट टूट जाएगी यार। अगर वो अपनी जान लगा दे, ज़्यादा ज़ोर अपना खुद का ज़ोर लगा दे तो भी फट जाएगा, और अगर मतलब कोई ज़्यादा टाइम लगा दे और तो भी फट जाएगा, इसलिए टाइम भी कम है। देखना पड़ेगा। हाई भाई के दिल में फिर से वुडन चिकन गो के लिए एक्साइटमेंट जागी। फिर उसने टॉपिक वापस उसी पर ले आया। उसने याद दिलाया, ब्रदर वक़्त किसी का इंतज़ार नहीं करता, जल्दी करते हैं। हाई लॉरेन की मदद करने की तैयारी शुरू करते हैं। हाई चंग ने ठीक कहा। हाँ, ये काम तुरंत करना पड़ेगा। लेटर में लिखा था कौन-सी जगह पे जाना है? हाई भाई ने खड़े होते हुए कहा, लेटर में लिखा था डीमन ब्लड हिल के पास। हाई चंग कहता चलो चलते हैं, और दोनों गो इमॉर्टल बिना डिले करे तुरंत ही वहाँ से निकल पड़े थे, सीधा जहाँ पे इन्हें जाना था। अब वैसे तो ये कुछ और बातें कर रहे हैं, लेकिन भाई भूल गए तुरंत ही अपने उसको, भतीजे को, अपने बेटे को भूल गए। थोड़ी देर बाद दोनों ही डीमन ब्लड हिल के आसमान पे एकदम पहुंच गए थे। डीमन ब्लड हिल नॉर्थर्न प्लेन्स के एक काफ़ी मशहूर एरिया था, जहां एक समय पर राइटेस पाथ के 4 बड़े ट्राइब्स ने मिलकर डेमोनिक पाथ के एक गैंग को ख़त्म किया था, जो नॉर्थर्न प्लेन्स में एकदम तबाही मचा रहा था। वो डेमोनिक पाथ बैंडिट्स काफ़ी डेंजरस थे, क्योंकि उनके पीछे कुछ पावरफुल डेमोनिक पाथ के गो इमॉर्टल का सपोर्ट था। वो भी चुपके से शैडोज़ में काम कर रहे थे। बैटल काफ़ी इंटेंस था। लास्ट में पूरा बैंडिट गैंग तो खत्म हो गया, लेकिन राइटस पाथ के साइड के भी भारी लॉसेस झेलने पड़े थे। डेमोनिक पाथ के गो मास्टर का खून पूरी तरह एकदम पहाड़ी पे फैला हुआ था, इसीलिए उसी जगह का नाम ही पड़ गया डीमन ब्लड हिल। हाई लाओलान ने अपने लेटर में मदद मांगी थी। हाई ट्राइब के ये दोनों गो इमॉर्टल पहले से रेडी थे, सिर्फ इस पल का इंतजार कर रहे थे ताकि वो फ्लोर को जल्दी से क्लियर करने में हाई लाओलान की हेल्प कर सके। लेकिन क्वेश्चन ये था, 88 रैंक बिल्डिंग तो इंपीरियल कोर्ट ब्लेस लैंड में लोकेटेड है, फिर हाई ट्राइब के जो दोनों इमॉर्टल्स हैं वहाँ मतलब क्या ऐसे कुछ कर पाएंगे? इसलिए हमें 88 रैंक बिल्डिंग का स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा। पहले के टेक्स्ट में बताया गया था कि 88 रैंक बिल्डिंग एक रैंक 8 इमॉर्टल गू हाउस है, जो हज़ारों छोटे टावर से बना है। इसका मेन कोर है डाइवर डिज़ास्टर गू। हर छोटी टावर के बीच में कुछ ली का गैप होता है, और ये टावर पूरी इंपीरियल कोर्ट ब्लेस लैंड को कवर करते हैं, जो नॉर्थर्न प्लेन्स के अलग-अलग रीजन के हिसाब से अलाइंड हैं। नॉर्मल डेज में ये छोटी टावर्स वाइल्ड गू को एब्जॉर्ब करते रहते हैं, लेकिन जैसे ही हर 10 साल का साइकिल कंप्लीट होता है, ये टावर एक-एक करके श्रिंक हो जाते हैं और अंदर के जो वाइल्ड गू को सैक्रिफाइस करते हुए और आउटर वर्ल्ड के ब्लिज़र्ड से रेसोनेट करके एक मैजिकल पावर क्रिएट करते हैं। ये पावर पूरे नॉर्थर्न प्लेन्स से रेयर गू रिसोर्स को खींच कर लाता है और सीधा इंपीरियल कोर्ट बेस्ट लैंड के अंदर सेक्रेड प्लेस के ऊपर छोड़ देता है, जहाँ पे फ्लोर बाय फ्लोर 88 रैंक बिल्डिंग का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। ये फ्लोर एक-एक करके ऊपर बनते जाते हैं, जब तक कंप्लीट 88 रैंक बिल्डिंग नहीं बन जाता। बैक इन डेज़ जाइंट सन इमॉर्टल वंडेबल का ओरिजिन प्लान लॉन्ग हेयर इंसेक्टर ने रिजेक्ट कर दिया था। लॉन्ग हेयर इंसेक्टर एक सुप्रीम रिफाइनमेंट पाथ ग्रैंड मास्टर था। उसने एक नया अलग तरीका आइडिया डेवलप करा था, जिससे ये करंट 88 रुआंग बिल्डिंग रिफाइन हुई थी। हर बार जब 88 रुआंग बिल्डिंग फॉर्म होती, वो बेसिकली एक नए तरीके का गू रिफाइनमेंट प्रोसेस होता। ये सिर्फ वाइल्ड गू वर्म्स का यूज़ नहीं करता, बल्कि गू वर्म्स जो बिल्डिंग में एब्जॉर्ब किए जाते हैं उनका भी यूज़ करता। फॉर एग्जांपल, अगर हम 68 फ्लोर की बात करें, 88 रैंक बिल्डिंग ने फ्लाइंग बियर स्ट्रेंथ गू को एब्जॉर्ब किया, उसको रिफाइन किया, उस गू को स्ट्रेंथ से 100 राउंड का फॉर्मेशन किया, उसके बाद और स्ट्रॉन्ग गू वर्म्स एब्जॉर्ब करके 99th राउंड और 98 97 ऐसे करके मतलब और बहुत सारे राउंड्स को बिल्ड करा। जैसे एक हाई रेस बिल्डिंग बनाते वक्त पहले फाउंडेशन बनाते हैं, ऐसे ही लाइन बाय लाइन फाउंडेशन से धीरे धीरे बिल्डिंग बन रही थी। अगर किसी राउंड के लिए सूटेबल गू वर्म नहीं मिला, तो बिल्डिंग उसकी जगह गू रेसिपी या प्राइमरी स्टोन या इनहेरिटेंस सीक्रेट्स जैसी चीज़ों का यूज़ करती थी। सबको पता था जितना डिफिकल्ट राउंड होता है उतना ही ऑसम रिवॉर्ड मिलेगा, और जितना पावरफुल गू वर्म बिल्डिंग में एब्जॉर्ब किया गया होगा, राउंड उतना ही मुश्किल होगा। एक तरीके से हर गू वर्म जो 88 रैंक बिल्डिंग में गया, वो उसका एक हिस्सा बन गया। हज़ारों साल ये प्रोसेस चल रहा था। कई ये जो इंपीरियल कोड कॉन्टेस्ट हुए, काउंटलेस इमॉर्टल एक्सपर्ट के एक्सपेरिमेंट के बाद लोग इस सिस्टम को समझ पाए। ओरिजिनली ये सिस्टम फ्लॉलेस था, यानी कोई दिक्कत नहीं है इस सिस्टम में। लेकिन एक समय के साथ चेंजेस तो आते गए और एक लूप होल क्रिएट हो गया। इस लूप होल का नॉर्थर्न प्लेन्स के गू मास्टर ने फुल एडवांटेज उठाया। ये लूप होल था रिफाइनमेंट के प्रोसेस में कुछ था।
88 रुयांग बिल्डिंग गू वॉर्म को एब्जॉर्ब करके उसको रिफाइन करती थी और राउंड्स बनाने के लिए। लेकिन गू रिफाइनमेंट होता कैसे है? आंसर है विल से होता है। जब फेंगयुआ ने पहली बार लिकर वॉर्म रिफाइन किया था, तब उसने अपने प्राइमल एसेंस का यूज़ करके गू वॉर्म की विल को थोड़ा-थोड़ा करके तोड़ दिया था। तब जाके वो पूरा उसकी विल से एकदम मतलब वो विल से बाहर आ गया था, जो उसकी विल थी खत्म हो गई थी। अगर गू वॉर्म और गू मास्टर के बीच 2 या उससे ज़्यादा रैंक का गैप हो, तो जो सप्रेशन होती है, फेंगयुआ ने स्प्रिंग ऑटम सिगार्डा का ऑरा यूज़ करके लो रैंक की जो वर्म की जो विल थी, उसको एकदम कॉर्नर में दबा दिया था और फिर अपनी विल को एसेंस भर के उसको खुद अपना बना लिया था। लेकिन 88 रैंक बिल्डिंग कोई गू मास्टर तो नहीं है वहाँ, तो रिफाइनमेंट कैसे करती है? आंसर है जाइंट सर इमॉर्टल वंडेबल ने अपनी विल बिल्डिंग के अंदर छोड़ दी थी, यानी जाइंट सन की विल। फेंगयुआन ने ये विल पहले भी देखी थी, जब उसने गेस्ट हार्ट स्टेले रिफाइन किया था। वो इतनी मैजेस्टिक थी जैसे एक बड़ा सूरज हो। उसका कंपैरिजन में फेंगयुआन की छोटी सी विल एक चींटी जैसी लगती थी। 88 रुयांग बिल्डिंग इसी जायंट सन की विल से गू वॉर्म रिफाइन करती थी। इमॉर्टल वंडेबल्स के पास अनबीटेबल विल होती है, दूसरों की विल को ईजिली क्रश कर सकती है। इसलिए 88 रुयांग बिल्डिंग ने कभी प्रॉब्लम फेस नहीं की, हर रिफाइनमेंट सक्सेसफुल रहा। लेकिन एक मेजर प्रॉब्लम था, विल भी एक थॉट ही होती है। अगर उसके पास कोई सोल या फिजिकल बॉडी नहीं हो, तो वो मतलब कंसिस्टेंट थिंकिंग वो वाली खुद से नहीं कर पाएगी और मतलब थक जाएगी। ऐसे हो जाएगा थकान। जैसे मोयाओ के साथ हुआ है ना, वैसा ही। जब कंज़प्शन मतलब ज़्यादा हो जाता है, वो विल एकदम हाइबरनेट में चली जाती है। जैसे फेंगयुआन ने वाटर पवेलियन एंटर किया, तब मोयाओ की विल भाई हाइबरनेशन से जागी थी। जायंट सन की विल भी एकदम वैसी ही थी। लेकिन जायंट सन इमॉर्टल वंडेबल तो हज़ारों साल पहले मर चुके थे, तो अब उनकी विल अभी भी टाइम के साथ थोड़ी हाइबरनेट में ही थी। जैसे ही विल हाइबरनेट हुई, 88 रैंक बिल्डिंग के गो रिफाइनमेंट स्पीड स्लो हो गई और वहीं से सिस्टम में एक बड़ा लूप होल क्रिएट हो गया। अच्छा, तो यहाँ पे एक लूप होल है जो जायंट सन इमॉर्टल वंडेबल की विल के सोने की वजह से है। वो विल सो रही है, इसलिए यहाँ पे एक लूप होल बना पड़ा है अभी भी।